नमस्ते। मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्ते। ठीक है। अभी हम 2 लोग हैं, तो थोड़ा-सा और प्रतीक्षा करके शुरू करते हैं। मैं खुद ही थोड़ा लेट हो गया हूँ। नमस्ते। ठीक हो, नमस्ते। ठीक है, मुझे लगता है हम लोग शुरू कर देते हैं। 9:35 हो गया है। मेरी ओर से भी थोड़ी-सी देरी हो गई। ठीक है, शुरू करें हम लोग? आप में से कोई यदि उसमें चैट में डाल दे तो हम प्रारंभ कर देते हैं। मैं यहाँ प्रारंभ कर देता हूँ। आप लोगों को ये स्क्रीन में जो लिखा है, ये पढ़ने में आ रहा है? स्क्रीन में लिखा है, ये यदि पढ़ने में आ रहा है तो एक बार वो चैट में डाल दीजिए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
मेरी आवाज़ यदि आ रही है तो एक बार वो कर दीजिए। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं एक बार आप लोग कंफर्म कर देना, एक व्यक्ति। साउंड पढ़ने में ठीक आ रहा है? ठीक है। आवाज़, साउंड। आवाज़ आ रही है? ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप सबको नमस्ते, हरिहर। अ, तो क्योंकि ये सारे सेशन वैसे डिस्क्रीट ही माने जाते हैं, तो एक बार मैं अपना पुनः बहुत ही छोटा-सा एक परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम श्रीराम नरसिम्हन है। मैं भी वर्तमान में पुणे से बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं मानव तीर्थ में ही था, ये बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। पिछले 10 वर्षों से या 10-12 वर्षों से मध्यस्थ दर्शन के अध्येता हूँ। और पिछले कुछ वर्षों से मैं, मतलब अभी 1 वर्ष से तो हम लोग मानव तीर्थ में हैं, उसके पूर्व में पुणे में थे। उसके पूर्व में 4 वर्ष हम लोग अमरकंटक में रहे, मैं, मेरी पत्नी और बच्चा। और उसके पहले हम लोग कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए कानपुर थे। उसके पहले हम लोग 1.5 वर्ष अछोटी एक जगह है वहाँ थे। तो ये एक छोटा-सा परिचय है। और 10 साल से पूर्णकालीन अध्ययन में मैं समय लगाने का प्रयत्न में हूँ। अम, अभ्यास दर्शन पुस्तक मेरे लिए बहुत ही कठिन पुस्तक रहा है प्रारंभ से ही। इसके अध्ययन शिविर हम लोग पहली बार 2010 में अटेंड किए थे अछोटी में। और मुझे याद है उस समय मुझे इस पुस्तक में कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसे लगा। और मेरी हिंदी भी बहुत ही कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि मैं हिंदी 5वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ा हूँ। और मुझे लगता है अधिकांश उसमें मैंने मतलब फ़ेल ही हुआ हूँ। अम, अभ्यास दर्शन पुस्तक पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ होने की आवश्यकता है। और ख़ासकर राकेश भाई ने जब अभ्यास दर्शन के लिए कहा, तो ये जो आखिरी वाले जो कुछ चैप्टर हैं उन्होंने कह दिया, मैंने भी हाँ बोल दिया। और मुझे लगता है अभी कि ये अपने में काफ़ी कठिन भी है ये चैप्टर। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, कठिन इस अर्थ में कि समझने में समय लगता है। अपने में तो कठिन कुछ होता नहीं, समझने में समय लगता है, इसीलिए कठिन है। तो इसको मैंने कल और परसों एक बार पुनः पढ़ा। और मैं यहाँ पर इसको एक विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अम, इसमें ये भी स्पष्ट होना आवश्यक है कि प्रणेता श्री नागराज जी को जो लिखना था उन्होंने तो लिख ही दिया है ना? तो या तो हम लिखित को ही पढ़ लें और उस भाषा के ध्वनि को सुनें और उसके अर्थों को समझने का प्रयत्न करें। जब भी हम उसमें अपना व्याख्या देने जाते हैं किसी भी वाक्य का, उसमें हमारी कल्पना, हमारी जो अनुमान है या समझ है, जो भी हो, वो उसमें जुड़ जाता है। और इसमें अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति और अव्याप्ति दोष होने की पूर्ण संभावना रहती ही है ना? ये जो दोष है कम से कम जो लिखित वाङ्मय में है, ये और उसमें भी जहाँ पर भाव और अध्ययन, है ना? और जागृति को लेकर जब हम व्याख्या करते हैं, उसमें कुछ कमियों का होना भावी है। और इसका कारण ये है कि ये निर्भ्रांत अवस्था तक बना ही रहेगा, और मैं भी अपने आप को निर्भ्रांत अवस्था में नहीं पाता हूँ। ठीक है? तो इस छोटे से इसके साथ हम इसको पढ़ेंगे। परसों जब मैं इसको बेड पर शुरू किया तो मुझे लगा कि इसके साथ-साथ हम इसका एक छोटा-सा यदि समरी बना लें प्रत्येक चैप्टर का, तो वो उपयोगी होगा। तो प्रत्येक चैप्टर के साथ समरी का मतलब उसी के मुख्य बिंदुओं को निकाल के मैंने रख दिया है। वैसे अलग से कोई भाषा के रूप में समरी नहीं दिया है। वो शायद हमको मदद करेगा। मुझे भी उसने मदद किया उस अध्याय में क्या लिखा है उसको समझने के लिए। एक बार मैं चैट ट्रांसक्रिप्ट देख लूँ, सब ठीक है? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 49 है ना? इसका टाइटल है प्रमाण त्रय ही विश्वास। तो हम प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके प्रत्येक वाक्य को पढ़ेंगे। उस वाक्य में मुझे यदि लगता है कि कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता है तो उसको करूँगा। और कुछ स्पष्टीकरण शायद चैप्टर का जो एक छोटा-सा एक सारांश बनाया है, उसके अंतर्गत हम उसको ले लेंगे। जो भी प्रश्न है आप चैट विंडो पे लिख सकते हैं, हम आखिरी सत्र में उसको पूरा करेंगे। हमारे पास आज 2 सत्र का समय है और कल भी 2 सत्र का समय है। इसी के साथ शुरू करते हैं, प्रमाण त्रय ही विश्वास।
मानव में परिवार से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में से के लिए विश्वास विहीनता ही अपूर्णता है ना। तो अपूर्णता का मतलब क्या है, पहले यहाँ से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का टाइटल विश्वास है, मगर विश्वास नहीं होने की स्थिति में क्या होता है ना। परिवार से लेकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक विश्वास का न होना ही अपूर्णता है। अपूर्णता अविश्वास का ही द्योतक है। जीवन में अपूर्णता ही अध्ययन में अपूर्णता, अध्ययन में अपूर्णता ही प्रतिभा व व्यक्तित्व में अपूर्णता, प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में अपूर्णता ही प्रबुद्धता में अपूर्णता, प्रबुद्धता में अपूर्णता ही प्रामाणिकता में अपूर्णता, प्रामाणिकता में अपूर्णता ही सामाजिकता में अपूर्णता, सामाजिकता में अपूर्णता ही वर्गीयता, वर्गीयता ही जीवन में अपूर्णता है। तो एक प्रकार से इस वाक्य को केवल खोलने की ही आवश्यकता है, बाकी तो काफ़ी क्लियरली उन्होंने दिया है ना, कि जो भी अपूर्णताएँ होती हैं वो जीवन, है ना, जीवन में यदि अपूर्णता है इसका मतलब है अध्ययन में अपूर्णता है। अध्ययन में अपूर्णता का मतलब ही है कि प्रतिभा और व्यक्तित्व में अपूर्णता है। तो हमारी जो समझ है जो व्यक्त होती है उसका नाम प्रतिभा और व्यक्तित्व नाम दिया है ना। और यदि प्रतिभा और व्यक्तित्व में अपूर्णता को हम पाते हैं, इसका मतलब हमारे समझ या बोध, है ना, या प्रबुद्धता में अपूर्णता है। प्रबुद्धता में अपूर्णता यदि है, इसका मतलब बोध में यदि अपूर्णता है, तो प्रामाणिकता में ही अपूर्णता होगी। और प्रामाणिकता को हम, क्योंकि यह अभ्यास दर्शन के आखिरी सेक्शन में हम आ गए, तो प्रयोग प्रमाण, व्यवहार प्रमाण तथा अनुभव प्रमाण के रूप में हम पढ़े हैं। तो इन तीनों प्रमाणों में हमको एक कमी दिखेगी, यही उसकी अपूर्णता है, किसकी समझ की अपूर्णता। और प्रामाणिकता में अपूर्णता ही सामाजिकता में अपूर्णता। तो ये जो अनुभव, व्यवहार और प्रयोग में जो कमी है, जो अपूर्णता है ना, ये सामाजिकता में अपूर्णता के रूप में दिखेगी। सामाजिकता, हमको याद होगा कि सामाजिकता का मतलब ही होता है मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीना। उसको और प्रिसाइसली देखेंगे तो संपूर्ण संबंध तथा संपर्कों का निर्वाह, इसको सामाजिकता कहा है ना। तो जब संबंध और संपर्कों में जब हमको कमी आती है, जब अपूर्णता होती है ना, यही वर्गीयता के रूप में स्पष्ट होता है। वर्ग भावना उसको कह रहे हैं जहाँ पर जाति, लिंग, है ना, धर्म और प्रजाति के आधार पर हम भेद करते हैं मानव के साथ। ये भेद व्यवहारिक रूप से भी होता है, व्यवस्थागत रूप से भी होता है, और अपने अंदर ही वैचारिक रूप से भी होता है। दूसरे भाषा में वर्गीयता यदि नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे में सार्वभौम समझ है, सार्वभौम विचार है, और सार्वभौमिकता के साथ ही हम आचरण करते हैं। तो ये वर्गीयता का विलोम के रूप में ये समझ में आता है। और ये वर्गीयता होना ही अपने में जीवन में अपूर्णता है। यही अपूर्णताएं अविश्वास अथवा विश्वास विहीनता है ना। तो जो विश्वास का नहीं होना है, और ये विश्वास का मतलब स्वयं में विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मैं अपने ही प्रति संदिग्ध रहता हूँ, ये इसका कारण है ना। तो ये जो स्वयं में ही हमारे में संदिग्धता मिलता है, यही विश्वास में अपूर्णता का द्योतक है। तो ये क्योंकि अपूर्णताएँ हैं, है ना? तो इसके स्थान पर पूर्णता, इन सारे चीज़ों में जब पूर्णता दिखता है, तो इसको फिर हम विश्वास के रूप में देखेंगे अगले ही वाक्य में। तो इसको मैं पढ़ ही लेता हूँ। इसके स्थान पर जीवन में पूर्णता ही अध्ययन में पूर्णता, अध्ययन में पूर्णता ही प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में पूर्णता। देखिए, इसके पहले अध्ययन में अपूर्णता ही प्रतिभा तथा व्यक्तित्व में अपूर्णता था। यहाँ पर अध्ययन में पूर्णता ही प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में पूर्णता, प्रतिभा तथा व्यक्तित्व में पूर्णता ही प्रबुद्धता में पूर्णता, प्रबुद्धता में पूर्णता ही प्रामाणिकता में पूर्णता, प्रामाणिकता में पूर्णता ही सामाजिकता में पूर्णता, सामाजिकता में पूर्णता ही वर्ग विहीनता। इसके पहले वर्ग भावना था, अभी वर्ग विहीनता हो गया, और वर्ग विहीनता ही अखंड समाज चेतना का प्रमाण। तो अखंड समाज चेतना होने का तात्पर्य ये है कि मानव धर्म और मानव जाति एक, हमको हृदयंगम हो गया है ना। हृदयंगम होने का मतलब है कि वो हम बुद्धिपूर्वक उसको स्वीकार चुके हैं, उसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और वैसे आचरण करने के लिए हम निष्ठावान हो गए। तब हम उसको कहेंगे कि हम हृदयंगम हो गया। तो ये जो हृदयंगम हो गया, क्या हुआ है? अखंड समाज चेतना। तो कुल मिलाकर मध्यस्थ दर्शन में दो चेतना के दो स्पष्ट वर्ग हैं, एक जीव चेतना और दूसरा मानव चेतना। तो जीव चेतना में यदि देखेंगे तो वर्ग भावना बना ही रहता है, और मानव चेतना में, है ना, सार्वभौम या वर्ग विहीनता या सार्वभौम आचरण, अखंड सामाजिकता के चेतना में हम संक्रमित हो जाते हैं, अपने इच्छा में, हमारे विचार में, हमारे समझ में और हमारे व्यवहार में।
तब हम कहेंगे कि वो मानव चेतना है। तो ये कुल मिलाकर दूसरे भाषा में यदि पहले पैराग्राफ को देखेंगे तो मानव चेतना में होना ही विश्वास है ना? और विश्वास को और हम जब समरी को देखेंगे, इसको आगे भी देखेंगे। मैं एक बार दूसरे विंडो पे एक बार पुनः चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। प्रमाण व सिद्धांत ही निर्विवाद है ना? तो विवाद किससे होता है उसको भी कहेंगे अभी। वास्तविकताओं को इंगित कराना कराना ही प्रमाण का तात्पर्य है। ठीक। तो प्रमाणित होने का मतलब क्या है ना? वास्तविकताएं जब इंगित हो जाती हैं, जब प्रकाशित हो जाती हैं, तब हम उसको प्रमाण कह रहे हैं, है ना? तो वास्तविकता ही प्रकाशित होता है ना? अस्तित्व संपूर्ण ही प्रकाशमान है। वही मानव के द्वारा जब प्रकाशित हो जाता है न्याय धर्म सत्य के रूप में, तब हम उसको प्रमाण कह रहे हैं। यहाँ पर प्रमाण शब्द जो है परंपरा, मतलब जब परंपरा कहेंगे तो इसके पहले या इसके भिन्न जितनी भी विचारधाराएं हैं, खासकर भारत में, प्रमाण को किसी भी चीज के होने के सबूत या प्रूफ के लिया गया है ना? और इसको हम यदि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वास्तविकता प्रकाशित हो जाना ही प्रमाण है ना? तो कोई चीज मतलब यथार्थ है, ये होने के रूप में, समझ या ज्ञान के रूप में है ना? और ये तर्क संगत होता है। यथार्थ ऐसे ही है, इसको साबित करने के लिए इस दर्शन में तर्क का प्रयोग वैसे हुआ नहीं। दूसरे भाषा में तर्क विधि से यथार्थ ऐसा है, इस दर्शन में, मध्यस्थ दर्शन में बहुत जगह मतलब इसको साबित या सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, ऐसा हमको दिखता नहीं, है ना? ये यथार्थ है, ये वास्तविकता का स्वरूप है, यही सत्यता का स्वरूप है। इसको स्वीकारने से, है ना, पूरी जो भी वास्तविकताएं हैं, ये इस विधि से तर्क संगत होती है। इस विधि से भाषा तथा तर्क का नियोजन इस दर्शन में किया गया है। अगले वाक्य में सिद्धांत क्या है इसको बता रहे हैं। विश्लेषण प्रक्रिया ही सिद्धांत है ना? तो सिद्धांत क्या है? इसी वास्तविकता को जब विश्लेषित कर देते हैं तो इसका नाम दिया है सिद्धांत। जो मानव व्यवहार दर्शन है उसके शुरुआत में आप देखे होंगे एक वो लिखा है, एक वाक्य लिखा है, मान्यता। मान्यता में लिखा है ज्ञान की व्यापकता तथा प्रकृति का अनादित्व, है ना? तो ज्ञान व्यापक है और प्रकृति जो है अविनाशी है, शाश्वत है। उसके नीचे एक लाइन लिखा है सिद्धांत, उसमें लिखा है श्रम गति परिणाम। तो ये जो सिद्धांत है ये फिर प्रकृति के लिए लागू होता है। जब भी हम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो यथार्थ का जो विश्लेषित हो जाता है उसको फिर हम सिद्धांत कहेंगे, है ना? तो एक वाक्य मानव व्यवहार दर्शन में मिलता है इसके लिए कि सिद्धांत तथा प्रक्रिया पूर्वक ही सत्यता का उद्घाटन होता है ना? तो ये हो गया विश्लेषण प्रक्रिया ही सिद्धांत। यही सार्वभौमिक सत्य, सत्यता, नीति, नियंत्रण, स्थिति, परिस्थिति, जड़ चैतन्यात्मक पूर्णता त्रय प्रकटन प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। ठीक, इसी बात को अभी मैंने रखा कि ये सिद्धांत ही जो भी विशालता है प्रकृति की, अस्तित्व की, ये इसको जो है सिद्धांत स्पष्ट करता है। फलतः मानव जीवन के चारों आयाम, दिशा व पांचों स्थिति में विश्लेषित हुई है। ठीक, तो ये जो हम मनुष्य के चार आयाम को अध्ययन करते हैं, अनुभव, विचार, व्यवहार तथा व्यवसाय, ये भी मानव जीवन का विश्लेषण ही है ना? और इस विश्लेषण को आप हम जैसे शिष्य या विद्यार्थी जब इसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम उस वास्तविकता को पहचान पाते हैं कि हाँ, मुझ में एक अनुभव आयाम भी है, एक विचार आयाम भी है, एक व्यवहार आयाम भी है और एक व्यवसाय आयाम भी है। इन आयामों पर अलग से हम अभी बात नहीं करेंगे, पर कुल मिलाकर जो जड़ प्रकृति के उत्पादन तथा विनिमय को से संबंधित और तथा है ना, भौतिक रासायनिक वस्तुओं के सेवा से संबंधित जो आयाम है, इसको व्यवसाय आयाम कहा है। मानव के साथ संबंधों को पहचान कर उसको निर्वाह करना तथा संपर्कों का निर्वाह करना, दायित्व कर्तव्य वहन करना, है ना? और अधिकारों का वहन करना और अधिकार पूर्वक उस जी पाना, इसको व्यवहार आयाम कहा है। विचार आयाम वही है जो आप हम अभी कर रहे हैं और इन तीनों आयामों में जीने के फलस्वरूप जो भी तृप्ति मिलती है ना, जो भी आस्वादन होता है, तुलन होता है, ये सारी जो तृप्तियां हैं सुख के रूप में, शांति के रूप में, चाहे वो क्षणिक ही हो या दीर्घ परिणामी हो ना, इसको फिर अनुभव आयाम कह रहे हैं। तो अनुभव आयाम मनुष्य के लिए डिफाइंड है। ये एक मतलब एक महत्वपूर्ण चीज़ है हमको ध्यान रखने के लिए। कई बार अनुभव आयाम
सुनने से हम मान लेते हैं, और मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, जो मैंने पहले मान लिया था कि ये केवल या तो आत्मा की क्रिया को इंगित कर रहा है, या जिसको हम 4.5 के अलावा या 5 क्रिया के अलावा जो 5 क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, है ना, आत्मा, बुद्धि तथा चिंतन तक, उसको हम अनुभव आयाम मान लेते हैं। जबकि अनुभव आयाम पूरे जीवन में है ना, और पूरे जीवन में ही अनुभूतियाँ होती हैं। इसके बारे में हम फिर कभी शायद अनुभव दर्शन या यहाँ पर अभी आगे अभ्यास दर्शन में आया होगा, है ना, तो इसको हम इस रूप से देख सकते हैं। चारों आयाम दिशा, दिशा का मतलब क्या है? ह्रास तथा विकास, ठीक है ना। अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से देव मानवीयता, देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता की ओर जो गमन है, इसको हम विकास कह रहे हैं, ठीक है। और ये हम यदि अमानवीयता में रहते हुए और नीचे मतलब शरीर मूलक या अपराध प्रवृत्तियों में यदि लिप्त हैं, तो हम उसको फिर ह्रास कहेंगे। वैसे ही ह्रास एक जगह दिया है दर्शन में, देव मान्यता से मानवीयता में, उसको ह्रास मतलब अनावश्यक कहा है ना। तो देव मान्यता से मानव में आना, ये ह्रास है। वैसे ही मानव में कुछ मतलब जीव चेतना में रहते हुए भी यदि हम विषय प्रवृत्ति की ओर दौड़ लगाते हैं, अपराध प्रवृत्ति की ओर दौड़ लगाते हैं, झूठ, पाखंड, इस प्रकार की जो अमानवीय दृष्टि विषय स्वभाव की ओर यदि हमारा गमन होता है, तो वो ह्रास का दिशा कहलाएगा। और पांचों स्थितियाँ, है ना, ये व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के रूप में विश्लेषित हुआ है। ये सारे को फिर सिद्धांत में रख रहे हैं। तो ये संपूर्ण मानव जीवन का विश्लेषण है ना। तो दूसरे भाषा में यदि इस पैराग्राफ के प्रारंभ को देखेंगे, तो प्रमाण व सिद्धांति निर्विवाद है। तो कहाँ-कहाँ प्रमाण दिखेगा, उसको फिर इस वाक्य में उन्होंने नीचे कहा है। यही वादत्रय पूर्वक सहअस्तित्ववाद को प्रस्थापित किया है ना। ये जो प्रणेता में, है ना, अध्येता में, नागराज जी में ये जो विश्लेषित हुआ, यही फिर आगे जाके अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, व्यवहारात्मक जनवाद तथा समाधानात्मक भौतिकवाद, वादत्रय पूर्वक सहअस्तित्ववाद के रूप में प्रस्तावित किया है ना। तो हम 3 शब्द सुनते हैं दर्शन में, एक है मध्यस्थ दर्शन, ये 4 भाग में है ना? और उसके बाद है सहअस्तित्ववाद, ये 3 भाग में है। फिर अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, ये शास्त्र रूप में 3 भाग में है। और मानव संचेतना रूपी संविधान, ये संपूर्ण रचना कैसे हुआ, वो इस वाक्य से हमको समझ में आता है। यही विश्लेषण, अगला वाक्य, यही विश्लेषण मानव जीवन की परम गरिमापूर्ण मध्यस्थता को प्रमाणित करती है। मध्यस्थता का मतलब क्या हुआ? आत्मा का आचरण के अनुसार जीवन के संपूर्ण अन्य क्रियाओं के आचरण हो गए, इसको हम मध्यस्थ जीवन कहेंगे, है ना। तो यही विश्लेषण जो है, ये मध्यस्थता को प्रमाणित करती है। तो इसमें पुनः जो आत्मा की क्रिया है, अनुभव क्रिया है, ये इस रूप से प्रमाणित होती है, इसको कह रहे हैं। तो जब हम प्रमाण कह रहे हैं, तो क्या प्रमाणित हो रहा है? आत्मा का जो परावर्तन क्रिया है ना, जो प्रामाणिकता है, ये परावर्तित हो रहा है मानव के जीवन में। कैसे? 4 आयाम, दिशा तथा 5 स्थितियों तथा 10 सोपानी व्यवस्था में संपूर्ण जीवन जो है, या अनुभव की जो क्रिया है, ये इस माध्यम से प्रमाणित होता है। मानव जीवन में प्रामाणिकता प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभूति ही है। अगले पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रमाणों के बारे में तो मैंने थोड़ी ही देर पहले इंगित कर दिया था। आवश्यकीय सभी परिप्रेक्ष्यों एवं कोशों में मानव प्रमाणित होना ही प्रामाणिकता है, ठीक है। तो प्रामाणिकता का ये मतलब नहीं है कि केवल आत्मा बहुत ही सिकुड़ के प्रमाणित हो रहा है ना, कि केवल प्रेम हो गया और कुछ नहीं हुआ, नहीं। जो प्रामाणिकता का जो स्कोप है, वो बहुत विशाल है। आज के दिन आदमी जितना सोचता है और जहाँ तक सोच भी नहीं पाता, वहाँ तक पूरी प्रामाणिकता हमको दिखती है ना, सभी परिप्रेक्ष्यों में, तो व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्र तक। और कोशों में, तो कोशों में यदि देखेंगे, तो विज्ञान में कोश ज्ञान संपन्नता के रूप में प्रमाणित होता है। आनंद में कोश भी प्रमाणित होता है, सुख शांति संतोष आनंद के रूप में। मनोमय कोश भी संबंधों के पहचान तथा मूल्यों के निर्वाह के रूप में प्रमाणित होता है। अन्नमय और प्राणमय कोश शरीर को स्वस्थ बना के रखने के अर्थ में प्रमाणित होता है। तो ये जो 5 कोश हैं, जिसको आप मानव व्यवहार दर्शन में अध्ययन किए हैं, ये भी इस रूप से यहाँ पर प्रमाणित होता है, ये यहाँ पर इंगित किया है। प्रामाणिकता का प्रसारण मानव जीवन में प्रसिद्ध है ना, इट इज़ वेल नोन, प्रसिद्ध है, ठीक है। जो प्रमाणित हो गए उनके लिए प्रसिद्ध है ना, और प्रमाण परंपरा में प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसे प्रामाणिकता को हम देख पाते हैं। यही जागृत मानव परंपरा को स्पष्ट करती है, यही अगले वाक्य में आया है ना। तो ये जो प्रामाणिकता है, ये परंपरा में प्रवाहित होता है,
मानव परंपरा में निर्विवादिता ही अभेयता है ना। तो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है लैंग्वेज में, यदि देखेंगे तो यहाँ प्रमाण और मध्यस्थता तक बात की है, आप कह रहे हैं कि निर्विवादिता और अभेयता शुरू हो रही है। अभेयता ही विश्वास, विश्वास ही सहस्तित्व, सहस्तित्व ही अखंडता, अखंडता ही सामाजिकता, सामाजिकता ही मानवीयता, मानवीयता ही मानव के लिए प्रमाण एवं सिद्धांत, प्रमाण एवं सिद्धांत ही निर्विवाद है। तो कुल मिलाकर विवाद का होना मतलब अविश्वास, असामाजिकता और वर्गीयता है। विश्वास होने का मतलब ही है सामाजिकता को समझकर स्वीकार के मैं जी पा रहा हूँ, उससे अखंडता मुझे स्वीकार हुई है ना, यही मानवता के रूप में प्रदर्शित होता है ना। और इसका मतलब ही है कि मुझ में स्वयं में विश्वास है। तो स्वयं में विश्वास होने का मतलब ही है कि हम जैसे समझे हैं वैसे हम जी पाते हैं, है ना। शॉर्ट में देखेंगे तो इतना ही है। तो विश्वासपूर्ण जीवन, अगले लाइन में, विश्वासपूर्ण जीवन में प्रगतिशील कार्यक्रम विश्वास विहीनता पर्यंत प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम प्रसिद्ध है। प्रगतिशीलता कार्यक्रम ही सतर्कता का द्योतक है, जो समाधान निरंतरता है। ठीक। तो ये जो विश्वासपूर्ण जीवन में प्रगतिशील कार्यक्रम का मतलब क्या है? किसी एक समय में मनुष्य अपने आप को प्रगतित स्थिति में पाता है, अध्ययन के फलन में, है ना। ये कब होता है? जब यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता पर विश्वास हो जाता है, जब सामाजिकता स्वीकार हो जाती है और उस सामाजिकता पूर्वक हम जी पाते हैं। इस स्थिति को नाम दिया है प्रगतिशील जीवन। इसी को नाम दिया है विश्वासपूर्ण जीवन। ये प्रगतिशील जीवन की एक वाक्य हमको मानव व्यवहार दर्शन में मिलता है। इसको हम आगे जब समरी देखेंगे उसको देखेंगे। प्रगतिशीलता, इसी को फिर सतर्कता कह रहे हैं, है ना। ये विश्वासपूर्णता के साथ, है ना, ये विश्वास हो गया मानव में, है ना। तो जीवन में जो विश्वास हुआ, किस बात का विश्वास, है ना, स्वयं होने का विश्वास, स्वयं के जीवन स्वरूप में होने का विश्वास, है ना, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में होने का विश्वास, और सारे संबंध स्थायी होने का विश्वास, और इन संबंधों को पहचान कर इनको मैं निर्वाह कर पा रहा हूँ, इसको देख पा रहा हूँ, है ना, इसकी तृप्ति मिल रही है, इसका विश्वास। तो ये सारे जो विश्वास है, ये होने से हम अपने आप को, ये विश्वास होने से हम अपने आप को प्रगतित अनुभव करेंगे, है ना। इसी को यहाँ पर इंगित किया है। ये यदि नहीं है ना, तब तक प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम प्रसिद्ध है। तो आज के दिन संसार में जो हम देखते हैं वो प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम ही है। प्रतिक्रिया का मतलब ही है आपने मुझे कुछ कहा, है ना, तो मैंने आपको वापस मतलब ये करने के लिए, है ना, आपको तंग करने के लिए मैंने वापस कुछ कहा या किया, या आपने कुछ कहा उसके स्मरण के साथ फिर मैं आपके साथ व्यवहार करता हूँ। तो इसके जैसे मैंने और आपने एक समय में व्यवहार किया और आपने कुछ कहा या किया, मुझे ठीक नहीं लगा, अगले बार जब भी मैं आपके साथ व्यवहार करूँगा उस स्मरण के साथ ही मैं आपके साथ व्यवहार करूँगा। तो मेरी आपको देखने की जो दृष्टि है, जो स्वीकृति है ना, पहचानने का जो आधार है, वो आपका पूर्व इंटरैक्शन हो गया मेरे साथ, है ना। ये प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम के रूप में हम पहचान सकते हैं। प्रगतिशीलता कार्यक्रम ही सतर्कता का द्योतक है। इसी को फिर सतर्कता कह रहे हैं। सतर्कता का परिभाषा दिया है समाधान मूलक तर्क, हाँ, दूसरे भाषा में समझ के अनुसार इच्छा हो जाना, उस इच्छा के अनुसार विचार तथा व्यवहार होना, ये है सतर्कता, है ना। तो वृत्ति जब चित्त के अनुसार कार्य करने योग्य विकास को पा जाती है, इसका नाम है सतर्कता। दूसरे भाषा में इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है। प्रगतिशीलता गुणात्मक परिवर्तन के क्रम में होती है। ठीक है। तो ये बहुत क्लियरली आ रहा है कि अमानवीयता से मानवीयता में गुणात्मक परिवर्तन के क्रम में, दूसरे भाषा में अध्ययन के क्रम में हमको प्रगतिशीलता मिलता है, या विश्वास होने की स्थिति को हम पाते हैं, है ना। इसके पहले अविश्वास रहता है। अविश्वास रहता है का ये भी तात्पर्य नहीं है कि हर समय हर चीज़ पे अविश्वास ही है, क्योंकि बिना कि थोड़े भी विश्वास का एक भी आदमी जी ही नहीं सकता है। परंतु ये सारा 4.5 या चित्रण तक ही सीमित रहता है, और इसीलिए उसकी कोई स्थायित्व हमको मिलती नहीं, है ना, गुणात्मक। तो इसीलिए ये उसके आगे की स्थिति की बात हो रही है। कल्पनाशीलता से आगे की स्थिति में फिर हम विश्वास को पाते हैं, इसका नाम है प्रगतिशील कार्यक्रम। गुणात्मक परिवर्तन जागृति क्रम में है। मानव में विश्वास अमानवीयता से मानवीयता एवं मानवीयता से अतिमानवीयता, ऊपर कर लेते हैं, हाँ, अमानवीयता से मानवीयता एवं मानवीयता से अतिमानवीयता क्रम में ही है। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि विश्वास कहाँ तक है, अतिमानवीयता प्राप्त होने तक।
देव मानव तथा दिव्य चेतना, है ना। अब हम इस भाषा का प्रयोग करेंगे, देव चेतना, दिव्य चेतना, और देव मानव प्रमाण और दिव्य मानव प्रमाण, है ना। इन ये दो टर्म्स यूज हुए हैं, दो सेट हैं, है ना। एक मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, उसका ज्ञान, और दूसरा है उसका प्रमाण। ये दो सेट को हम स्मरण में रखेंगे, क्योंकि आगे ये हमको काम आएगा चैप्टर नंबर 54 में। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ये जो विश्वास है, अमान्यता से मान्यता, मान्यता से देव तथा दिव्य मान्यता। अति मान्यता का मतलब है देव और दिव्य मान्यता, दोनों को ही अति मान्यता कहा है। इसमें फिर विश्वास होता है। दूसरे भाषा में देव मान्यता और दिव्य मान्यता में जो विश्वास है, ये एक समान है। ये भी हम इससे एक मतलब एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना, भाषा के रूप में। स्थिति के रूप में तो हम स्वयं जब उस स्थिति में पहुँचेंगे, तब इसको मतलब सत्यापित कर पाएँगे कि मुझ में जो देव मानवता की स्थिति में जो विश्वास थी, वही दिव्य मानवता की स्थिति में विश्वास है। उसके पहले तो उसका भाषा या कल्पना ही है। ठीक। मानवता से परिपूर्ण होने के अनंतर ही प्रगतिशील कार्यक्रम आरंभ होता है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका? अध्ययन के क्रम में मानवीय दृष्टि, ठीक, न्याय धर्म सत्य दृष्टि, विषय अर्थात पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, तथा स्वभाव अर्थात धीरता वीरता उदारता से परिपूर्ण होने के बाद ही प्रगतिशील कार्यक्रम आरंभ होता है। ये क्या प्रगतिशील कार्यक्रम है? अब ये प्रगतिशीलता अनुभव संपन्नता के लिए है ना? ये हम अभी अध्ययन के क्रम या जागृति के क्रम में हम बात कर रहे हैं। मानव, देव मानव, दिव्य मानव अनुभव के बाद प्रमाणित होते हैं, वो एक अलग क्रम है। वो अभी उसका संदर्भ अभी नहीं आया है इस टेक्स्ट में, है ना, मेरे अनुसार। ठीक है? तो ये फिर लिखा है, यही अतिमान्यता से परिपूर्ण होने तक संबद्ध रहेगा। ठीक है ना? तो अतिमान्यता से परिपूर्ण होने का तात्पर्य क्या है, वो आगे बताएँगे। ठीक? तो फिर लिखते हैं, विश्व स्थापित मूल्यों में से साम्य मूल्य है ना? ये हम अध्ययन किए ही हैं, सुने ही हैं, पढ़े ही हैं। परिचय शिविर से ही हम सुनते हैं कि विश्वास विहीन कोई संबंध होता नहीं, है ना? तो विश्वास के परिभाषा को यदि देखेंगे, तो संबंध के निर्वाह की निरंतरता। हम संबंध को पहचान कर उसको निरंतरता में निर्वाह कर पाते हैं, तभी उस संबंध में विश्वास के होने की संभावना बनती है ना? इसके पहले एक व्यक्ति की जो मूल चाहना है और उसकी जो योग्यता है, इस पर हमारा कोई न कोई शंका बना ही रहता है कि वो चाहने के रूप में क्या चाहता है ना? तो सामने वाला व्यक्ति हमारे शुभ के अर्थ में है, इसको जब हम हृदयंगम कर लेते हैं, है ना? जब ये हमारे गले से मतलब जीवन में उतर जाता है, इसको हम समझ लेते हैं, तभी विश्वास का उदय होता है, उसके पहले होता नहीं। तो विश्वास उसके पहले व्यक्तियों के साथ होता है ना? और उसके पहले मतलब हृदयंगम होने के पहले विश्वास जो है व्यक्तियों के साथ होता है, तो वो ट्रांज़ैक्शनल होता है, घटनाओं के आधार पर होता है। जैसे मैं आपको 3 साल से पहचानता हूँ, तो 3 साल से यदि आप जैसा बोले वैसे ही किए, या हमसे कोई धन संपत्ति, सामान, पैसा लिए और उसको समय से लौटा दिए, तो मैं आप पे विश्वास करूँगा। 1-2 बार यदि आप बीच में भूल भी गए, तो मुझ में अविश्वास जन्मता है कि पता नहीं इस बार पैसा ले गया, ये वापस देगा कि नहीं, या कहा है इसने कि ये काम करेगा, ये ऐसा काम कर पाएगा कि नहीं, है ना? तो हमारा अभी विश्वास का आधार सामने वाले व्यक्ति की जो आचरण है ना? उसकी जो व्यवहार है, उसका जो मतलब जो भी एक क्या कहेंगे, वो जैसे कहे, है ना? उसके अनुसार जब वो करता है, ठीक है? वचनबद्धता, है ना? तो जब उसमें वचनबद्धता हमको नज़र आती है, तब ये विश्वास का आधार बनता है। जबकि समझ के रूप में यदि देखेंगे, तो विश्वास यदि होता है तो संपूर्ण मानव के साथ ही होता है। वो उस व्यक्ति के योग्यता के अनुसार हम व्यक्ति के साथ कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु हमारे में फिर विश्वास हिलता नहीं। ये 2 विश्वास की स्थितियों में हमको भेद दिखता है। यहाँ पर जब प्रगतिशील कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्थायी रूप में जो विश्वास हमारे में बन जाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? विश्वास मूल्य की अनुभूति मानवीयता में ही होती है ना? तो अध्ययन के क्रम में जब हम अपने आप को अमानवीय दृष्टि विषय स्वभाव से मानवीय दृष्टि विषय स्वभाव से संपन्न पाते हैं, उसके ज्ञान से, उसके विचार से, उसके आचरण के अनुरूप जब हम अपने आप को संपन्न पाते हैं, तब जो है हमको विश्वास मूल्य की अनुभूति होती है। इसके पहले विश्वास मूल्य की अनुभूति नहीं कहेंगे, और हम याद रखेंगे, मैंने इसके पहले भी कहा था कि मूल्यों की अनुभव के बारे में बात की है ना? जब अनुभव के बारे में बात करते हैं, तो आत्मा
का जो व्यापक वस्तु में जो मतलब जो भी ज्ञान होता है ना? इसको अनुभव कहते हैं। परंतु अनुभव पूरे जीवन में होता है, तो प्रत्यावर्तन क्रिया ही अनुभव है, ठीक है ना? और परावर्तन क्रिया जो है ये व्यवहार तथा उत्पादन है, ठीक? तो जितनी भी प्रत्यावर्तन क्रिया है ये सारा अनुभव के रूप में है, तो सारे मूल्यों की फिर अनुभूति होती है। सारे मूल्य का मतलब स्थापित मूल्य और जीवन मूल्य, है ना? और मानव मूल्य, इन 3 मूल्यों की अनुभूति होती है। तो धीरता का भी अनुभूति होता है, वीरता का भी अनुभूति होता है। तो इस स्थिति के पहले, है ना, कौन-सी स्थिति? ये जब हम मानवीयता से परिपूर्ण होने तक, है ना, विश्वासी क्रम से 1 मिनट लाइन छूट गया। विश्वास मूल्य की अनुभूति मानवीयता में ही होती है ना? तो एक मानवीयता जैसी एक स्थिति को हमको पहचानना पड़ेगा या हम पहचानते हैं अध्ययन के क्रम में, जिसमें हमको विश्वास मूल्य की अनुभूति होती है। उसके पहले क्या होगा? उसका भास और आभास बना रहेगा। आज के दिन भी विश्वास का भास ही होता है ना? जैसे आप हमारे बीच में या अभी हम जीवन शैली में हम जैसे भी जीते हैं, ये सारा भास आभास के रूप में है। तो ये सामयिक रहता है ना? और ये अभी निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, ठीक? तो निरपेक्ष रूप में विश्वास मूल्य की अनुभूति मानवीयता के दृष्टि, विषय, स्वभाव, अभी हम मानव चेतना के प्रमाण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना? इसको अभी हम एक बहुत ही एक फर्म लाइन खींच लेते हैं। मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना अनुभव के बाद ही प्रमाणित होता है ना? इसके पहले उसकी प्रमाण नहीं है। यदि हम पूछेंगे क्यों प्रमाणित नहीं होता है? क्योंकि प्रमाणित क्या होना है? आत्मा का आचरण प्रमाणित होना है, क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है ये ही प्रामाणिकता क्रिया है। बिना आत्मा में अनुभव के प्रामाणिकता हो नहीं सकता। ये तर्क संगत विधि से हम स्वीकार सकते ही हैं। इसीलिए अनुभव मूलक विधि से ही फिर प्रमाण है, क्योंकि तभी आत्मा का जो शक्ति है, आत्मा अनुभव ही प्रमाणित होगा, है ना? वो परावर्तित होके बुद्धि में होना, बुद्धि से फिर चित्त से, वृत्ति से, मन में और व्यवहार से फिर अनुभव ही प्रमाणित होता है। इसीलिए मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना का जो प्रमाण है ना? ये अनुभव के बाद ही हम प्राप्त करते हैं। ये हमने एक लाइन बना लिया, इसको हम एक जगह दे देते हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं, है ना? अब हम जो भी बात करेंगे, हम अनुभव तक की बात कर रहे हैं। ये जो आखिरी के जो 3-4 चैप्टर हैं, ये अनुभव पर्यंत की पूरी ये है, इसमें जो भी व्याख्या दी है ना? जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे, है ना? तो क्योंकि अमानवीयता से मानवीयता में अनुगमन पूर्वक ही फिर हम अनुभव तक पहुँचेंगे। धीरता, ये दीनता, हीनता, क्रूरता में हम विवश हैं, ठीक है? और हमको ज्ञान हो जाए, ये संभावना तो तर्कसंगत लगता भी नहीं। हम उसमें विवश हैं, इसका मतलब हमको उसमें मज़ा आ रहा है ना? हीनता में, क्रूरता में या इंद्रिय लिप्सा में या अपराध में, है ना? परधन में, परनारी में या झूठ बोलने में, उसमें जब तक हमको मज़ा आ रहा है या ये प्रवृत्तियाँ हमारे में बनी हैं, हम में बनी हैं, तो सच्चाई के ज्ञान होने की संभावना है भी नहीं, है ना? ये काफ़ी तर्कसंगत भी लगता है। तो उस क्रम को बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है? विश्वास मूल्य की अनुभूति मान्यता में ही होती है, ये लाइन हो गया। अब नेक्स्ट लाइन, विश्वासी क्रम से पूर्ण मूल्य अनुभूति पर्यंत प्रगतिशीलता के लिए बाध्य करता है, ठीक? तो पूर्ण मूल्य अनुभूति क्या? प्रेम तक। विश्वास से लेकर प्रेम तक सभी मूल्यों की अनुभूति के लिए ही फिर ये प्रगतिशीलता के लिए हमको बाध्य करता है। तो विश्वास मूल्य है, ये मेरे अनुभव में आ गया, है ना? इसको मैं देख पा रहा हूँ, इसका सुख भी मिल रहा है। अब आगे जितने भी मूल्य बचे हैं, है ना? प्रेम तक और जो भी ज्ञान बचा है, इसके लिए फिर प्रगतिशील कार्यक्रम आरंभ होता है। इसीलिए लिखा है कि मानवता के अनंतर ही प्रगतिशील कार्यक्रम का आरंभ होता है। ये इसके पूर्व 2-4 लाइन के पहले हम देखे। इसी क्रम में मानव में गुणात्मक परिवर्तन होता है ना? तो गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक ही हम विश्वास मूल्य के अनुभव तक आ पाए, और इसी गुणात्मक परिवर्तन या अभ्यास दर्शन में ही दूसरी जगह इसको परिमार्जन शब्द दिया है। तो प्रगतिशीलता कार्यक्रम के बाद अनुभव पर्यंत जो भी हमारे में होता है उसका नाम है परिमार्जन, ठीक है? तो यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन को हमको परिमार्जन के रूप में समझना चाहिए। फलतः वह सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होता है जो समाधान निरंतरता का आधार है। ठीक? इसके पहले क्या था? प्रगतिशील कार्यक्रम, उसको सतर्कता कहा। अब सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण हो जाता है जो समाधान निरंतरता का आधार है। तो सजगता का मतलब क्या? क्या जग गया?
बुद्धि जग गया। बुद्धि किसके प्रति जग गया? सत्य के प्रति बुद्धि जग गया। वैसे ही आत्मा भी जागृत हो गया, है ना, व्यापक वस्तु के प्रति या आत्मा अपने होने के प्रति और अनुभव या व्यापक वस्तु के अनुभव के प्रति ये जो जागृति हो गई जीवन में, इसको फिर सजगता कह रहे हैं। ठीक है, तो सतर्कता और सजगता दो शब्द है। दूसरे भाषा में ये जो पूरा पैराग्राफ है सतर्कता से सजगता का जो क्रम है उसको बता रहा है ना। ये होने से समाधान की निरंतरता है, ठीक है ना। इसके पहले समाधान की निरंतरता नहीं है, ठीक है ना। तो इसके वो फिर ये प्रश्न बनता है कि इसके पूर्व की स्थिति में क्या समाधान की निरंतरता है? उसका उत्तर बनेगा नहीं। ठीक, तो ये बहुत ही सुंदर रूप से एक हमारे में ही गुणात्मक परिवर्तन की एक क्रमिकता यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, अगले लाइन में जाएंगे। यही सामाजिकता को प्रकट करता है। क्या? सजगता और सतर्कता ये भी सामाजिकता को फिर प्रकट करता है। पहले से सामाजिकता को प्रकट कर ही रहे थे विश्वासपूर्ण स्थिति में, अभी सतर्कतापूर्वक, अभी सजगतापूर्वक हम सामाजिकता को ही प्रकट करेंगे। इसमें दोनों लाइन आ रहा है ना, दोनों चीज़ें हैं। इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सजगता होने से सतर्कता छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि प्रमाण ही नहीं हो पाएगा। ये पूरी जो चैप्टर है ये प्रमाण को लेकर चैप्टर है, ठीक। तो अनुभव प्रमाणित होता है, समझ प्रमाणित होता है, ठीक है। तो सजगता पूर्वक ही सामाजिकता की पूर्णता प्रमाणित होती है ना। साथ ही उसको प्रमाण पूर्वक अक्षुण्ण बनाता है, तभी जीवन का चतुर्दीर्घ उदय होता है। देखिए कितना सुंदर है। ये प्रमाण पूर्वक उसको निरंतर अक्षुण्ण मतलब उसको बना के रखता है, ठीक है। यही जीवन का चतुर्दीर्घ उदय होता है, यही अभ्युदय है। अभ्युदय का मतलब सर्वतोमुखी समाधान। फिर कह रहे हैं तब जाके सर्वतोमुखी समाधान होता है। इसका मतलब इसके पहले वो समाधान जो भी है वो सर्वतोमुखी समाधान नहीं है। जैसे अभी ये सब स्थितियों के बहुत पूर्व ही यदि हम अपनी ही या मैं अपनी ही यदि बात करूं, हाँ, हम बोलने से ऐसा लगता है कि आपको भी साथ में जोड़ लिया मेरी परिस्थिति के स्थिति के साथ। पर यदि मैं अपनी ही स्थिति के बारे में बात करूं, 10 साल पहले हमारे पास जितना समाधान उपलब्ध था आज लगता है उससे कुछ अधिक है ना। भले ही वो भाषा के रूप में हो, विचार के रूप में हो, या व्यवहार में कुछ गलती होने के बाद उसके निरीक्षण के रूप में हो, कुछ तो समाधान उपलब्ध है ही, परंतु न ही ये सर्वतोमुखी है, न ही इसकी निरंतरता है ना। हर जगह इसका मुख है ऐसा नहीं है। कई ऐसे स्थलियाँ हैं जहाँ पर समाधान नज़र नहीं आता, या वो समाधान के रूप में उसका उत्तर प्रतीत होने में कुछ समय लग जाता है, कई बार कई वर्ष लग जाते हैं, है ना, किसी एक मुद्दे पर भी समाधान को प्राप्त करने के लिए। तो ये समाधान ही क्रमिक रूप से बढ़ते-बढ़ते किसी एक समय में इसकी सर्वतोमुखिता तथा निरंतरता होगी, तब हम उसको कहेंगे समाधान। उसके पहले उसकी भास और आभास या प्रतीति बनी रहती है। तो हमारे साथ अभी जो भी हो रहा है इन सारी चीज़ों का भास, आभास या कुछ केसेस में प्रतीति भी हो सकता है ना? तो समाधान का भी होता है। समाधान का मतलब ही है धर्म, मानव धर्म, है ना? वैसे ही न्याय का भी है, वैसे ही सत्य का ही है। जैसे सत्ता में संतृप्त प्रकृति को आज हम में से कई लोग, है ना, इसी वीडियो चैनल के माध्यम से आप देखे होंगे 40, 50, 70 आदमी उसको विश्लेषित कर पाता है, उसका व्याख्या दे पाता है, उसको तर्कसंगत विधि से प्रस्तुत कर पाता है। ये कम से कम सत्य का भास हुआ है, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा। बिना सत्य के भास का इसको कहना संभव नहीं है ना? इस वस्तु को रट के बोल पाना बहुत ही मुश्किल है, और रटने से व्याख्या देना बनता नहीं, है ना? केवल शब्दशः हम उसको दोहरा सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ गए। तो ये चतुर्दीर्घ जो उदय है ये क्या है? संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था की एक सूत्रता हो जाना ही चतुर्दीर्घ उदय है। इसका मतलब इसके पहले पूर्व की स्थिति में जो प्रगतिशील जीवन है इसमें संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की एक सूत्रता को हम नहीं पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जो समझ या ज्ञान वाला पक्ष है जिसको संस्कृति कहा है ना, और जो व्यवहार या आचरण वाला पक्ष है जिसको सभ्यता कहा है, और जो विधि पक्ष है ना, आचरण और जागृति के लिए जो मार्ग है, ठीक है, और इसको बना के रखने के लिए जो व्यवस्था का पक्ष है, इनमें इंडिविजुअली भी कोई कमी रह सकती है, और एक दूसरे में इनके जो सामरस्यता है हमारे जीने में, उसमें दिक्कत या कमी रहेगी। दूसरे भाषा में हमारे समझ के अनुसार हमारा व्यवहार नहीं होगा, है ना, विधि के अनुसार हो सकता है हमारी समझ और व्यवहार अभी पूर्ण नहीं हुई, और हम व्यवस्था के स्वरूप में स्वयं जी पा रहे हैं, इसमें कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। इस स्थिति में आके इनमें एक सूत्रता स्थापित हो जाता है, इसका नाम है
अभ्युदय या सर्वतोमुखी समाधान, इसी के लिए नाम दिया है चतुर्दीर्घ उदय, है ना। इनमें विषमता ही वर्ग समुदाय है। देखिए इनमें जो विषमता हो जाती है तब इसको वर्ग समुदाय कह रहे हैं, है ना। इसके ये क्या है, अखंड समाज, अखंड मानव चेतना है ना, या अखंड समाज चेतना है, ये जो बात की है यहाँ पर। और इसके पूर्व में इसमें यदि विषमता है तो वो वर्ग समुदाय कहलाएगा। मतलब संविधान में कुछ लिखा है या विधि में कुछ लिखा है, या हम ही हमारे ही घर में देखेंगे तो परंपरा रूप में जो विधि है वो और कुछ होता है, हमारा जो समझ है वो और ही कुछ होता है, भाषा और ही कुछ होता है, हमारा व्यवहार तीसरा ही कुछ होता है। और हमारे आसपास जो व्यवस्था है और उसके अंगभूत हम जो जीते हैं और उसमें हम जो भी एक है ना जीने को हम पहचानते हैं, उसमें भी सामरस्यता नहीं रहती, है ना। जैसे आज के दिन जैसे हम जैसे विनिमय की बात करेंगे, है ना, तो हम मान लीजिए मैंने कुछ उत्पादन किया, तो उसके विनिमय करने के लिए मुझे फिर पैसे का लेन देन करना ही पड़ता है ना। पैसे के और जो भी वस्तु का विनिमय होता है उसका जो मूल्य है ना, जो भी उसका मुद्रा के रूप में जो मूल्य है वो भी परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के उसमें विषमताएं बनी ही रहेंगी, ठीक है। तो इसको नाम दिया है अभ्युदय, क्या ये विषमता नहीं होना। तो ये सर्वतोमुखी समाधान, अगले लाइन, अभ्युदय विहीन जीवन सामाजिक सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो अभ्युदय यदि है ही नहीं तो ऐसा जीवन सामाजिक हो नहीं सकता। ये अभी यहाँ पर बात हो रही है 0 और 1 में, पहले क्रमिकता की बात हुई, हम अभ्युदय तक आए, है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये यदि नहीं है तो ये सामाजिकता हो नहीं सकता, ठीक है। प्रमाण ही स्थापित मूल्यों की अनुभूति है। तो सर्वतोमुखी समाधान किस रूप से प्रमाणित होगा, उस व्यक्ति में स्थापित मूल्यों की अनुभूति पाई जाएगी। ये स्थापित मूल्य कौन से हैं, विश्वास से लेकर प्रेम तक, है ना। और इसी में यदि हम देखेंगे तो सुख शांति संतोष आनंद भी समा जाएगा और धीरता वीरता उदारता भी आ जाएगा। दूसरे भाषा में सुख शांति संतोष आनंद में धीरता वीरता उदारता का स्वभाव समाया है, और इन दोनों के योग फल में मन से विश्वास से लेकर प्रेम तक मूल्यों की अनुभूति समाई हुई है। 1 मिनट चैट विंडो देख लूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक, तो तो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि मैं चैट देख पाऊँ। हाँ, कुछ वो हो गया तो फिर कुछ करने गया, कुछ का कुछ हो गया। 1 मिनट। ये मेरा इंटरेक्शन वाला कहीं चले गया है। हाँ, ये मिल गया, ठीक। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए। अभ्युदय का प्रमाण ही स्थापित मूल्यों की अनुभूति। अगले लाइन में जाएंगे। अभ्युदय अर्थात सर्वतोमुखी समाधान ही जीवन सफलता है। इसके पहले प्रगतिशील जीवन के बारे में बात की है, अभी इस जीवन को कह रहे हैं ये सफल जीवन हो गया, सक्सेसफुल, है ना। सक्सेसफुल जीवन कौन सा है, जिनमें ये सर्वतोमुखी समाधान या स्थापित मूल्यों की अनुभूति हो गया, इसको फिर सफलता कह रहे हैं। यही चारों आयामों एवं पांचों स्थितियों में 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता के लिए प्राण तत्व है, अर्थात मूल तत्व है। तो ऐसे सर्वतोमुखी समाधान प्राप्त करने से ही, है ना, चारों आयाम विचार व्यवहार व्यवसाय तथा अनुभव, पांचों स्थितियां तथा 10 सोपानीय व्यवस्था को एक सूत्रता को स्थापित करने के लिए मूल तत्व है। तो इस दूसरे भाषा में सर्वतोमुखी समाधान नहीं होने से ये चीजें नहीं हो सकती, है ना। विश्वास विहीन प्रत्येक संबंध एवं संपर्क में दायित्व एवं कर्तव्य वहन सिद्ध नहीं होता है। इसका मतलब अभी देखिए कैसे भाषा चेंज हो रहा है। सर्वतोमुखी समाधान के बारे में बात किए, अब उस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर ये है ही नहीं, है ना। इसके पहले प्रगतिशील जीवन में यहाँ से वहाँ जाने की जो क्रमिकता है, उसको बता रहे थे, ठीक। अभी इसमें कह रहे हैं कि ये जब बिल्कुल ही नहीं है तो क्या होता है, विश्वास विहीन प्रत्येक संबंध एवं संपर्क में दायित्व एवं कर्तव्य वहन सिद्ध नहीं होता। ये तो काफ़ी स्पष्ट ही है। दायित्व एवं कर्तव्य वहन की उपेक्षा अथवा तिरस्कार पूर्वक समाज रचना नहीं होती है और न ही सामाजिकता ही सिद्ध होती है, ठीक है। तो दायित्व और कर्तव्य को यदि हम नहीं स्वीकार पाते हैं, ठीक, तो समाज रचना संभव नहीं है, क्योंकि समाज रचना कहाँ से हो रहा है, हम जिन संबंधों और संपर्कों को देखकर स्वीकार लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा जीना ही
अंततः समाज रचना के लिए कारक तत्व है ना? तो जैसे परिवार का बनना अपने में ही समाज का स्वरूप है। जैसे हम विवाह करते हैं, तो विवाह करने से हम और एक परिवार से जुड़ गए और एक व्यक्ति से जुड़े, उस व्यक्ति के माध्यम से कम 10, 20, 40, 50 लोगों से जुड़ गए। फिर उनके जन्मदिन, उनके विवाह उत्सव, वहाँ पर मरणोत्तर संस्कारों के लिए हम जाने के लिए एक प्रकार से है ना, बाध्य हो जाते हैं, ठीक? तो इस रूप से फिर समाज बनती है ना? इन संबंधों के माध्यम से ही समाज बनती है। समाज केवल बिल्डिंग या पुस्तकों की अरेंजमेंट नहीं है ना? इन संबंधों के माध्यम से ही समाज का रचना है। तो काफ़ी लॉजिकल है कि यदि अ, इसमें दायित्व और कर्तव्यों को पहचानने में हम चूक करते हैं, तो समाज रचना हो नहीं सकता, ठीक? और आज के दिन ये हमको दिखता भी है। जैसे अ, हमारा जो आइडेंटिटी है स्वयं का, जैसे हम भारतीय के रूप में अपने आप को पहचानते हैं, है ना? इसका मतलब ये भारत जो क्षेत्र है, जो भू-क्षेत्र है, या भारतीय संविधान के अंतर्गत जो लोग रहते हैं, इनको फिर हम भारतीय नाम देंगे। तो दूसरे संविधान के अंतर्गत जो लोग रहते हैं, उनको और कोई नाम है, ठीक है? उनको यदि हम पराया के रूप में देखें, स्वीकारें, तदनुसार योजना बनाएँ, है ना? और व्यवहार करें और व्यवसाय को उसके अनुसार बनाएँ, जो आज के दिन दिखता भी है ना? जैसे अभी रिसेंटली भी बात हुई थी कि भारत ने कुछ ऐसे नियम बना दिए, जिससे चीन जो है भारत में कुछ चीज़ों का वो नहीं कर सकता, माने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है ना? तो हम ये तर्क कर ही सकते हैं कि आज के दिन, आज जो चीन की जो मानसिकता है, उसके अनुसार इस प्रकार का कदम आवश्यक है ना? वो अपनी जगह है। आज का संसार जैसे चलता है, वो अपने नियमों से चलता है ना? परंतु यथार्थ के रूप में यदि हम इसको ये करेंगे, समीक्षित करेंगे, तो ये यही दिखाएगा कि ये अपने पराये के दीवाल के साथी है, इसीलिए समाज संरचना संभव नहीं है। मतलब ये जो संबंध है भारत का चीन के साथ और चीन का भारत के साथ, भारत के निवासियों का चीन के निवासियों के साथ, है ना? इन दो, ये जो बाई डायरेक्शनल जो संबंध है, इसका दोनों ही शासन व्यवस्था भी नहीं पहचान पा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था हो सकता है कुछ जगहों पे पहचान पाए, है ना? और धर्म नहीं पहचानता है इसको, है ना? और यहाँ के जो समाज के जो लोग हैं और समाज में जो भी जनवाद होता है इधर और चीन में, दोनों में ही इसकी स्वीकृति नहीं है। इसीलिए आज के दिन ये समाज की संरचना संभव ही नहीं है। इसीलिए भारत फिर एक समुदाय के रूप में है, भारत में भी फिर कम से कम 5-6 धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका अपना-अपना समुदाय हो गया है। प्रत्येक धर्म में कम से कम 2-3 खंड हैं, है ना? उनके फिर अपने-अपने समुदाय हैं। फिर जिस भू-क्षेत्र में हम रहते हैं, उसका भी कोई खंड हो गया है, उसका भी एक समुदाय बन गया। जैसे अभी एक लॉकडाउन की बात आ रही है, तो पूना में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आजकल यदि कोई ये गेटेड कम्युनिटी और सोसाइटी में बाहर से यदि कोई आ गया, तो वहाँ के लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनको भय लगता है कि बाहर से कोई इस वायरस को लेकर आ गया, तो काफ़ी वो मतलब दृढ़तापूर्वक है ना, उनको भगा देते हैं, ऐसा मुझे बताया गया, ठीक है? तो एक सोसाइटी भी अपने में एक समुदाय बन सकती है, एक सोसाइटी में एक बिल्डिंग भी अपना एक समुदाय है ना? एक बिल्डिंग के अंदर एक घर भी समुदाय है, एक घर के अंदर यदि 2 अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, वो भी अपने में एक वर्ग भावना के साथ जी सकते हैं। इस रूप से हमको दिखता है कि संबंध को पहचानना, है ना, सार्वभौमिकता के अर्थ में और अखंड मानव चेतना के स्वीकृति के अध्ययन, स्वीकृति तथा व्यवहार एवं जीने के साथ ही समाज रचना वास्तविक रूप में संभव है। उसके पहले समाज का भास-आभास की स्थिति जैसे ही रहता है, समाज जैसे दिखता है, समाज वास्तव में रहता नहीं, आज की स्थिति वही है। 1 मिनट, ये हमारा कुर्सी कुछ तकलीफ दे रहा है। ये ठीक हो गया। ठीक, ठीक है? तो हम अगले लाइन पे जाएँगे। विशेषतः मानव के साथ प्रतिक्रिया अपराध के बिना नहीं होता है। अभी बहुत ही नीचे की स्थिति, बहुत ही सफलता के बारे में बात हुई, सर्वतोमुखी समाधान की बात हुई, और अभी बिल्कुल ही उसके विलोम विपरीत स्थिति, है ना? प्रतिक्रिया, ठीक है ना? प्रतिक्रिया पूर्व की अपराध, अपराध का मतलब है परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा। ठीक है? अमानवीयतावादी जीवन में किया गया संघर्ष ही प्रतिक्रियावादी जीवन है। तो एक प्रगतिशील जीवन है, एक सफल जीवन है, और ये प्रतिक्रियावादी जीवन है। अमानवीयता ही संघर्ष का प्रधान कारण है। ठीक है? तो अमानवीयता का मतलब हम सब दृष्टि, विषय, स्वभाव के रूप में दीनता, हीनता, क्रूरता, प्रिय हित लाभ, प्रिय अप्रिय हिताहित लाभालाभ दृष्टि तथा आहार, निद्रा, भय, मैथुन नामक लक्ष्य,
के साथ जीना ही अमानवीयता कह रहे हैं। इसके जितने भी अंश हमारे में बच गए, उतने अंश में हमारे में अमानवीयता है, ऐसा हमको स्वीकारना चाहिए। अमानवीयता ही संघर्ष का प्रधान कारण है। ठीक है? ये आगे भी आएगा। अमानवीयता की सीमा में अभ्युदय संभव नहीं है। सर्वतोमुखी समाधान संभव है ही नहीं, है ना? कौन सी सीमा में? अमानवीयता के सीमा में। तो अमानवीयता पूर्वक जीते हुए ये सर्वतोमुखी समाधान संभव नहीं है। यदि समाधान संभव नहीं है तो शांति और संतोष भी संभव नहीं है। भले ही हम माने कि हमारे में सुख है ना? जैसे साधन संपन्नता से भी सुख है, ऐसा भी लगता है ना? कई बार जैसे आज के दिन हम अभी किसी को मैं बोल भी रहा था, ये जो भी लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें जो भी कठिनाइयाँ हो रही हैं लोगों को, भौतिक कठिनाइयाँ, है ना? भोजन के लिए मिल नहीं रहा है। कई लोग ट्रेन के लिए इंतज़ार करते हुए मर जा रहे हैं, है ना? कल 4 लोग मर गए ट्रेन में उत्तर प्रदेश जाते हुए गर्मी सहन नहीं करने से, है ना? उसकी तुलना में आप हम ये, है ना, यूट्यूब में बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है ना? भरपेट खाने के बाद। तो साधन संपन्नता अपने में एक सुख देता ही है, आहार सुख, आवास सुख और अलंकार सुख। मानव में आज के दिन एक बड़ा वर्ग है जिसमें आहार आदि जो सुख है ना, इसके होने का जो विश्वास है, इसकी भी कमी है ना? उसका कारण क्या है और निवारण क्या है, वो एक अलग मुद्दा है ना? वहाँ पर हम नहीं जाएँगे, यहाँ पर केवल ये अमानवीयता के अर्थ में संघर्ष को लेकर हम बात करेंगे। अमानवीयता की सीमा का मतलब क्या है? तो शांति और संतोष होना संभव नहीं है, सर्वतोमुखी समाधान संपन्न नहीं है। अभ्युदय के लिए मानवीयता अर्थात चेतना विकास मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ही एकमात्र आधार है ना? तो मानवीयता ही एकमात्र आधार है। मानवीयता कैसे मिलेगा? चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में ही मिलेगा और यहाँ इसी अध्याय में हम चेतना विकास के क्रम को ही हम अध्ययन कर रहे हैं। अपराध एवं प्रतिक्रियात्मक जीवन स्वस्थ एवं सफल नहीं है, ठीक है ना? तो क्योंकि सफलता को सर्वतोमुखी समाधान कह दिया, इसीलिए अपराध तथा प्रतिक्रियात्मक जो जीवन है, अपराध भी हो गया, प्रतिक्रिया की भी बात हो गई, है ना? ये स्वस्थ एवं सफल होना संभव नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक मानव में वांछा पाई जाती है। हर आदमी इसको चाहता ही है, इसको आप हम परीक्षण पूर्वक देख भी सकते हैं। इसी तथ्यवश मानव मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य है, ठीक है? तो मानवीय मानव मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य क्यों है ना? उसको भी बता दिया, क्योंकि उसके पहले सुख, शांति, संतोष नहीं है, ठीक है? ये चैप्टर नंबर 49 को हम पूरा कर लिए। इसको मैं बंद कर देता हूँ और 1 घंटा हो गया आज शायद, 9:30 से 11 तक है, 1.5 घंटे का है, तो हमारे पास आधा घंटा और है। तो मैं दूसरे वाले चैप्टर को खोल लेता हूँ यहाँ से। अम मुझे लगता है स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बोलने का, प्रस्तुति का, उसका मेरा आकलन। तो ये जो चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 49 कवर किया, उसी के सार संक्षेप है ना? इसको बहुत ही हम 5-10 मिनट में पूरा कर लेंगे। तो शुरुआत में हमने देखा कि अपूर्णता बराबर विश्वास और पूर्णता बराबर विश्वास है। ये नया स्क्रीन सबको दिख रहा है? 1 मिनट में पूछ लूँ इधर, नया स्क्रीन सबको दिख रहा है? कोई उसमें लिख दे। मैंने इसमें एक नया स्क्रीन लोड किया, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा-सा वो कर दें, कन्फर्म कर दें। मैं तब तक 2 1 20 सेकंड का पॉज़ दे देता हूँ। कोई चैट स्ट्रीम में डाल दें कि नया स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं? मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि दिख रहा है। वो डिले है रिस्पॉन्स में, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है जी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अपूर्णता बराबर विश्वास और पूर्णता बराबर विश्वास, है ना? तो किन चीज़ों में अपूर्णताएँ हैं और किन चीज़ों में पूर्णताएँ हैं, उसको केवल मैंने बुलेटेड लिस्ट में डाल दिया। जैसे जीवन में यदि अपूर्णता है, मतलब जीवन जागृति में यदि अपूर्णता है, इसका मतलब है कि अध्ययन में अपूर्णता है, उससे प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में अपूर्णता है, मतलब हमारे अभिव्यक्ति में, जीने में अपूर्णता है, उससे हमारे ज्ञान या समझ में अपूर्णता है, इसीलिए हमारे प्रामाणिकता में भी अपूर्णता होगी, इसीलिए सामाजिकता में भी कोई कमी होगी, इसीलिए वर्ग भावना बना ही रहेगा, अखंड समाज चेतना भी नहीं रहेगा और इसीलिए जीवन में पूर्णता होगी। तो ये जितने बिंदु हैं, ये पूरा पहले के जो 2 पैराग्राफ है,
उसमें इतने बिंदु दिए हैं, है ना? इसको आप ऊपर से नीचे अविश्वास के रूप में देख सकते हैं, फ्लो करता है, फिर इसी चीज़ में पूर्णता होने से विश्वास भी होता है। ठीक है? ये पहले 2 इसका समरी हो गया। समरी भी क्या, उन्हीं बिंदुओं को मैंने बिंदुवार यहाँ लिख दिया है। सेंटेंस को तोड़ दिया और उसके मुख्य शब्दों को एक जगह कर दिया, इतना ही है। ठीक है? प्रमाण का मतलब क्या है? मुख्य बिंदु वास्तविकताओं को इंगित कराना ही प्रमाण है ना? और सिद्धांत किस चीज़ को कहे? विश्लेषण प्रक्रिया को सिद्धांत कहे, है ना? और यहाँ से फिर ये सिद्धांत किस रूप में दिखता है? निर्विवादिता कैसे आएगा? है ना? विवाद से हम कैसे बचेंगे? स्वयं अभय से संपन्न होने से हम निर्विवाद होंगे। अभयता का मतलब ही है विश्वास होना, विश्वास का मतलब ही है वर्तमान में विश्वास होना, मानव के प्रति विश्वास होना, स्वयं के प्रति विश्वास होना, अस्तित्व के प्रति विश्वास होना, है ना? मानव के प्रति विश्वास होना, संबंधों में विश्वास होना, ये होने से अभयता है ना? ये हमारे जीने में सहअस्तित्व है, ठीक है? अभ्यास दर्शन के प्रथम अध्याय में आपने पढ़ा होगा, व्यवहार अभ्यास पूर्वक सहअस्तित्व, है ना? तो ये व्यवहार अभ्यास पूर्वक सहअस्तित्व इस रूप से आता है। ये जो पहले 3 बिंदु हैं, ये व्यवहार अभ्यास पूर्वक हमको प्राप्त होता है। ये सहअस्तित्व होने से फिर अखंडता आती है, अखंडता ही फिर सामाजिकता है ना? अखंडता के स्वीकृति, इच्छा, विचार पूर्वक मैं जब व्यवहार करूँगा, तो ये फिर सामाजिकता कहलाएगा। तो हमारा आचरण सामाजिक हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम कैसे पहचानें, उसके लिए फिर ये भी क्रम को अपनाया जा सकता है। ये यदि होता है, तो हम मानवीयता के समझ तक पहुँचे, है ना? या मानवीयता के लक्षण या मानवीयता की प्रतीति तक पहुँच गए, ठीक है? मैं पुनः एक बार याद दिला देता हूँ, जो इनिशियली हमने एक रेखा खींचकर बता दिया था कि अनुभव के बाद मानव, देव मानव, दिव्य मानव प्रमाणित होता है ना? तो हम अनुभव के बाद के प्रमाण के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में। ये अध्ययन के क्रम में, जागृति के क्रम में मानवीयता तक का एक वो है गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है ना? तो यही फिर प्रमाण और सिद्धांत कहलाएगा और प्रमाण और सिद्धांत ही निर्विवाद है। ये सेकंड पैराग्राफ में हमने इन बिंदुओं को देखा। प्रामाणिकता क्या है? जितने भी आवश्यकीय परिप्रेक्ष्य तथा कोश हैं, उसमें मानव प्रमाणित होना ही प्रामाणिकता है ना? क्या प्रमाणित होता है? फाइनली जीवन प्रमाणित होता है। और यदि किसी वस्तु का हम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर वो अनुभव मूलक विधि से ही संभव है ना? इसके पहले जैसे यदि हम ये पूछें कि क्या आपने अभ्यास दर्शन पढ़ा है कि नहीं? है ना? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि आप पढ़ा सब पा रहे हैं, है ना? तो यदि मैं अभ्यास दर्शन को पढ़ा पा रहा हूँ, ये इस बात का प्रमाण है कि इसको मैंने पढ़ा है ना? पढ़ के समझा है कि नहीं, ये एक अलग बिंदु है, मगर पढ़ा हूँ इसका तो प्रमाण है ही, है ना? फिर कुछ हद तक हमने इसको समझा है, ये भाषा बनता है ना? उसमें हम अभी नहीं जाएँगे, पर प्रामाणिकता का मतलब यहाँ पर इस रूप में दिया है। दूसरा प्रतिभा और व्यक्तित्व के बारे में बात आई, ये अभ्यास दर्शन के ही और एक जगह से लिया गया है, बट इसको 1-2 मिनट हम देख लेंगे, है ना? पेज नंबर 71 जो छपी थी 116 और पेज नंबर 71 से है। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व को यदि देखेंगे, इनमें भेद क्या है ना? कैसा करें? ज्ञान या प्रबुद्धता जब व्यक्त होता है, तब वो प्रतिभा और व्यक्तित्व के रूप में दिखता है। उसमें से व्यक्तित्व जो है आचरण से संबंधित है ना? ये वापस इन्हीं इन्हीं पेजेस से लिया है। विहार, व्यवहार एवं आहार के रूप में हमारा व्यक्तित्व प्रकट होता है, या आचरण के रूप में प्रकट होता है। ये विहार, व्यवहार और आहार हम संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत ही करते हैं, या वो जो हम विहार, व्यवहार और व्यक्त करते हैं, वही फिर आगे जाके संस्कृति और सभ्यता के रूप में दिखता है। प्रतिभा को यदि देखेंगे, ये प्रबुद्धता और ज्ञान का परावर्तन है ना? तो प्रबुद्धता का मतलब ही है बोध संपन्न होना, ठीक है? तो ये जो बोध संपन्नता है ना? इसका जो ज्ञान है, इसका परावर्तित होना, इसको फिर प्रतिभा कह रहे हैं, है ना? तो प्रतिभा जब बात कर रहे हैं, तो प्रतिभा में ज्ञान के का परावर्तन हो रहा है और व्यक्तित्व में आचरण का परावर्तन हो रहा है। दोनों ही परावर्तन क्रिया है, ठीक है? तो इसके लिए फिर ये भी दिया है, ज्ञान, विज्ञान, विवेकपूर्वक व्यवस्था एवं उत्पादन अर्थात निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य में प्रत्यक्ष होती है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रतिभा, निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य को कह रहे हैं इस जगह पर, पेज नंबर 116 में, ठीक है ना? तो पांडित्य के रूप में भी प्रतिभा है, कुशलता के रूप में भी प्रतिभाशील है और निपुणता के रूप में भी हमारी प्रतिभा दिखती है, ठीक है ना? तो निपुणता जो है, ये भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ जो हम करते हैं, उसको भी फिर हम कहते हैं कि बहुत प्रतिभावान व्यक्ति है ना? वैसे ही व्यवहार में एक व्यक्ति बहुत कुशल होते हैं, या उत्पादन करते हुए जो कुशलता बढ़ जाता है,
उसको भी फिर हम प्रतिभावान कहते हैं, और पांडित्य तो को प्रतिभा तो मानते ही हैं। तो इस रूप से प्रतिभा और व्यक्तित्व का हमको भेद यहाँ पर समझ में आता है, या इनमें अंतर संबंध समझ में आता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे एक लाइन में पेज नंबर 71 में इसको थोड़े भिन्न विधि से बताया है। यहाँ पर अध्ययन समुच्चय लिखा है, तो इसमें लिखा है कि प्रतिभा जो है ये पांडित्य और अनुभूति का अध्ययन व प्रमाण है ना। यहाँ पर क्या था, प्रतिभा जो है निपुणता, कुशलता, पांडित्य तीनों को प्रतिभा कहा है। यहाँ पर पांडित्य को प्रतिभा कहा है और व्यक्तित्व में कुशलता और निपुणता को कहा है। तो ये हमको दिखता है कि ये प्रतिभा और व्यक्तित्व का जो ये है मनुष्य में, इसका जो अभिव्यक्ति है, ये लीनियर नहीं है ना। लीनियर का मतलब है, अभी हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे मैं अलग हूँ और लैपटॉप अलग है, हम दोनों में एक दूरी है, इससे मैं पहचान पाता हूँ ये एक अलग वस्तु, मैं एक अलग वस्तु हूँ। इसी मानसिकता को हम मानव ये गुणात्मक भाषा में जब डालने जाते हैं, काम नहीं करता है ना। ये कारणात्मक भाषा है, एक चीज़ दूसरे से अलग होना, है ना। जैसे न्याय धर्म से अलग है, धर्म सत्य से अलग है, ठीक है, और नियम नियंत्रण से अलग है। कैसे अलग है इसको हम देखने जाते हैं सबसे पहले। इन दोनों में डेल्टा डिफरेंस क्या है, हमारी ये मानसिकता है ही। हो सकता है मेरी ज़्यादा हो उसमें, हो सकता है जो लोग ये विज्ञान या इंजीनियरिंग का अध्ययन कर लेते हैं उनको ऐसा सोचने का अभ्यास बन जाता है ना। मशीन और वाइंडिंग दोनों अलग है, और वाइंडिंग में जो भी प्रक्रियाएं गुण हैं सारे अलग हैं। परंतु मानव में जो गुणात्मक भाषा का प्रयोग होता है, देखिए, प्रतिभा को ऊपर कुशलता, निपुणता, पांडित्य का है, और यहाँ पर व्यक्तित्व के माध्यम से कुशलता, है ना, शिष्टता एवं कला पक्ष के रूप में प्रमाणित होता है, और निपुणता जो है उपयोगिता एवं यांत्रिकता के रूप में प्रमाणित होता है। यहाँ कला पक्ष का मतलब है कि भौतिक रासायनिक वस्तु के उपयोग के साथ भी कला है, और जीने के कला के रूप में भी प्रयोग हुआ है ना। तो ये अध्ययन के क्रम में हमारा जो है निपुणता, कुशलता, पांडित्य को हम कैसे पहचाने, उसके लिए भी इसमें सूत्र दिए हैं। फिर हम आते हैं ये प्रगतिशील जीवन को। फिर हमने देखा कि प्रगतिशील कार्यक्रम ही विश्वासपूर्ण जीवन है, और प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम जो है ये विश्वास विहीनता है, ये संघर्ष के रूप में आता है ना। और प्रगतिशील जीवन, इसमें मानव व्यवहार दर्शन में एक लाइन है, उसको मैंने यहाँ रिपीट किया है कि न्याय सम्मत विचार व व्यवहार संपन्न मानव प्रगतित है। ये मानव व्यवहार दर्शन में हमको एक लाइन मुझे याद है, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया कि प्रगतित किसको कह रहे हैं, ये न्याय सम्मत विचारों व्यवहार संपन्न मानव को प्रगतित कह रहे हैं, है ना। तो हमारे में जब न्याय सम्मत विचार व व्यवहार संपन्नता अध्ययन के क्रम में होता है, वो कैसे होता है, वो पूरा अभ्यास दर्शन उसी में लिखा है ना। उसके लिए हमको पूरे अभ्यास दर्शन के उसमें जाना पड़ेगा। परंतु जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तो उसमें क्या दिखता है, उसमें हम अपने आप में गुणात्मक परिवर्तन को पहचाने, सतर्कता और समाधान को पहचान पाए, विश्वास मूल्य की अनुभूति को पहचान पाए, है ना। और यही विश्वासी क्रम से पूर्ण मूल्यानुभूति पर्यंत प्रगतिशीलता के लिए बाध्य करता है। ये जो विश्वास आया हमको, यही हमको आगे, है ना, अनुभव पर्यंत इसको हमको प्रस्फुटित करता है ना। तो ये आगे इसका गंतव्य क्या है, ये सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होना। तो सर्वप्रथम सतर्कता आएगा, उसके बाद फिर सजगता आएगा। सजगता ही फिर समाधान निरंतरता का आधार है ना। इसी को फिर अभ्युदय और सर्वतोमुखी समाधान के रूप में हम पढ़े। यही फिर सामाजिकता को भी प्रकट करता है। तो प्रगतिशील जीवन भी सामाजिकता को प्रकट करेगा। यह सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक सामाजिकता को प्रकट करता है। इसका मतलब है ये वो चतुर्दीर्घ जो उदय के बारे में हम पढ़े, संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था में एक सूत्रता, है ना। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक संबंध तथा संपर्क में दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वाह। ये एक छोटा क्विक समरी इस चैप्टर की होगी। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, हमारे पास 30 मिनट बचे हैं। ठीक ठीक है। तो हम ये चैप्टर नंबर 49 को हमने पूरा कर दिया है। 1 घंटे से ज़्यादा ले लिया हमने। ठीक। वैसे हमारे पास 49, 50, 4 5 चैप्टर हैं, और 4 सत्र हैं, तो मुझे लगता हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 50, है ना, तो उसमें प्रमाण के बारे में बात हुई। ये सारा समरी आपके सामने आ ही गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 50, ना? मानव में स्थूल, सूक्ष्म व कारण भेद से क्रियाशीलता प्रसिद्ध है। ठीक। ये चैप्टर इसके बारे में बात करने, है ना। ये जो क्रियाशीलता है, ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से है, इसको हम देखेंगे।
इंद्रिय व्यापार एवं उत्पादन स्थूल क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इंद्रियों के साथ हम जो भी करते हैं, जैसे ये मैं माउस को हिला रहा हूँ, है ना, ये किसी ने इस माउस को बनाया, इस कंप्यूटर को बनाया है, ये इसको स्थूल क्रिया कह रहे हैं। मन, वृत्ति, चित्त एवं बुद्धि की क्रियाशीलता एवं मूल्यानुभूति सूक्ष्म क्रियाएं। ठीक है, स्थूल क्रिया सूक्ष्म क्रिया से अनुप्राणित एवं नियंत्रित है। ठीक, तो जैसे हमारा विचार, इच्छा और आशा होता है, वैसे ही हमारा उत्पादन तथा इंद्रिय व्यापार होता है। दूसरे भाषा में हम टेबल पर बैठकर जब खाने को सोचते हैं, तो हमारे अंदर की प्रवृत्ति ही भोजन के रूप में अभिव्यक्त होती है ना? वही व्यक्त हो रहा है। मेरे में जो प्रिय अप्रिय या न्याय न्याय, है ना? या जो पसंद नापसंद की जो चीज़ें हैं, है ना? और या आवश्यक अनावश्यक के रूप में मैंने पहचाना है, वही हमारे चयन के रूप में व्यक्त होता है ना? जब हम खाने के लिए बैठते हैं, कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, है ना? खाते हुए क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म क्रिया के द्वारा ही नियंत्रित हैं। ठीक है, और मूल्यानुभूति जो है इन्हीं सूक्ष्म क्रियाओं में होती है। मतलब मूल्यानुभूति कुल मिलाकर शरीर में नहीं हो रहा है, मेधस में नहीं हो रहा है, वो जीवन में हो रहा है ना? स्थूल क्रियाएँ, तो ये हो गया। उत्पादन से समृद्धि, व्यवहार से सहअस्तित्व, विचार में समाधान एवं सत्य में अनुभूति, चरितार्थ होना ही कारण क्रिया है। आप कह रहे हैं कि कारण क्रिया क्या है ना? आगे जाकर कहेंगे कि बुद्धि और आत्मा ही कारण क्रिया है। पर बुद्धि और आत्मा कारण क्रिया होने का ये मतलब नहीं है कि सूक्ष्म क्रिया गायब हो गया या स्थूल क्रिया गायब हो गया, नहीं। इन सभी आयामों में जो पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, उसको फिर कारण क्रिया का प्रामाणिकता कहेंगे, है ना? कारण क्रिया व्यक्त हो रहा है उसमें से। तो सत्य में जो अनुभूति है, वो विचार में समाधान के रूप में, व्यवहार में सहअस्तित्व के रूप में तथा उत्पादन में समृद्धि के रूप में चरितार्थ होता है। मतलब आचरण में आता है ना? चरित्र में आता है, ये चरितार्थ होने का मतलब है ना? तो इसी का मतलब कारण क्रिया है। ठीक है? तो ये ऊपर जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से क्रियाशीलता प्रसिद्ध है, ये जो बताया था, 3 लाइन में उन्होंने उसको पूरा कर दिया। इसी चरितार्थता के लिए ही संपूर्ण प्रकार के अभ्यास हैं। जितना भी हम अभ्यास करते हैं, मतलब संपूर्ण जो अभ्यास दर्शन का जो लक्ष्य है वो क्या है? उत्पादन में समृद्धि, है ना? व्यवहार में सहअस्तित्व, विचार में समाधान तथा सत्य में अनुभूति, है ना? यह मूल्यानुभूति, यही संपूर्ण अभ्यास का लक्ष्य है। अभ्यास का और कोई लक्ष्य नहीं है, मतलब कोई सिद्धि, कोई पद, कोई धन, है ना? कोई यश पाना, ये कोई अभ्यास का लक्ष्य नहीं है। अभ्यास का लक्ष्य है ये चतुर्दीर्घ उदय ही है ना? चरितार्थता के अतिरिक्त, अर्थात इसके विपरीत जो कुछ भी क्रियाकलाप हैं, वे सब अव्यावहारिक, अमानवीयता की सीमा में गण्य है ना? मतलब यथार्थ के आचरण के अतिरिक्त जितने भी क्रियाकलाप है, ये सारा अव्यावहारिक एवं अमानवीय सिद्ध होता है। दूसरे भाषा में न्याय, धर्म, सत्य के अतिरिक्त जितना भी विचार, व्यवहार और व्यवसाय और अनुभव की कल्पना है ना? ये अनुभव के बारे में बताया जाता है, ये सारा अव्यावहारिक एवं अमानवीय है, इसको कह दिया। स्थूल क्रियाओं का नियंत्रण एवं सूक्ष्म क्रियाओं में परिमार्जन एवं पूर्णता प्रसिद्ध है। तो जो स्थूल क्रिया है ये उत्पादन हो गया, है ना? तो उत्पादन एवं इंद्रिय व्यापार को स्थूल क्रिया कहा है, इसको हम नियंत्रित कर पाते हैं। सूक्ष्म क्रिया को नियंत्रित नहीं करना है, इनमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक होता है, तो धर्म को फिर नियंत्रण कहा है ना? तो ये किस में हम नियंत्रित होते हैं? अमानवीय दृष्टि विषय स्वभाव के जगह हम मानवीय दृष्टि विषय स्वभाव में नियंत्रित हो जाते हैं। अमानवीय धर्म को मानने से के जगह में हम मानवीय धर्म या समाधान से फिर नियंत्रित होते हैं, है ना? और ये जीवन जागृति के क्रम में पाया जाता है। इसको परिमार्जन का है ना? और फिर इनमें पूर्णता भी पाई जाती है, जो क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता के रूप में है। चैतन्य जीवन में ही सूक्ष्म जीवन भी गण्य है ना? तो सूक्ष्म जीवन का मतलब सूक्ष्म क्रिया, तो चैतन्य क्रिया, मतलब आप लोग मध्य दर्शन को काफ़ी समय से सुन ही रहे हैं। तो जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, इसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा अविभाज्य है। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एक एक माने एक वाक्य है ना? या एक समझ है या एक अनुसंधान है, ठीक है? तो ये इसमें देखेंगे तो इसमें जो मन, वृत्ति, चित्त वाले भाग है, इसमें सूक्ष्म क्रिया कह रहे हैं, बुद्धि एवं आत्मा को कारण क्रिया कह रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। चैतन्य जीवन सूक्ष्म एवं कारण क्रिया का सम्मिलित स्वरूप है, ये भी क्लियर है ना? अनुभव में पराभव नहीं है ना? तो अनुभव में कोई अभाव या फेलियर नहीं है ना? सफलता ही है। उत्पादन एवं व्यवहार में ही विभव एवं पराभव का परिचय होता है, ठीक है?
तो व्यवहार में हम प्रभावित होते ही हैं, है ना? कई व्यवहार में कोई ना कोई दिक्कत आती ही है। कुछ में हमेशा आती है, कुछ में कुछ दीर्घकालीन विधि से आती है ना? कुछ में आई रहती है, उसका स्मरण हमको तंग करता है, ठीक है? उत्पादन में भी पराभाव होता है। तो ये दोनों ही इसी में फिर पराभाव का परिचय होता है। और व्यवहार एवं व्यवसाय में असफलता विचार एवं अनुभूति पूर्णता का लक्षण नहीं है। तो इस सेंटेंस को यदि पलटा कर देखेंगे तो क्या अर्थ बनेगा? यदि अनुभव है तो व्यवहार एवं उत्पादन में सफलता होगा ही, है ना? इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी व्यवहार एवं विचार में सफलता है तब अनुभव है, ये उल्टा है ना? अनुभव होगा तो व्यवहार एवं विचार में सफलता मिलेगा ही। हम ये नहीं बोल सकते कि किसी को अनुभव हो गया और है ना उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसीलिए वो किसी से बात ही नहीं कर पाता, वो संबंधों को पहचान ही नहीं पा रहा है ना? मूल्यों का निर्वाह ही नहीं कर पा रहा है। ये संभावना इस दर्शन के अनुसार तो नहीं है ना? विचार पूर्णता केवल निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य ही है। देखिए, इसके पहले हम कुशलता, निपुणता, पांडित्य को पहले वाले इसके पूर्व के अध्याय में देखे थे, है ना? कि ये सिद्धांत के रूप में विश्लेषित होता है, ठीक है? और ये प्रतिभा का ही अभिव्यक्ति है, और ये प्रतिभा किस रूप में आता है? विचार में पूर्णता के रूप में आता है ना? निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में। इसी को फिर विचार पूर्णता कह रहे हैं, है ना? पांडित्य भी हो जाना, निपुणता भी हो जाना, कुशलता भी हो जाना। विचार पूर्णता के लिए ही शिक्षा है, जिसका स्थूल रूपी उत्पादन एवं व्यवहार है ना? तो ये शिक्षा का उद्देश्य हमको इसमें मिल रहा है, जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम है और जो भी हम कर रहे हैं, है ना? इसमें यदि देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है? ये विचार के पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करना, है ना? उसमें पांडित्य हो जाना और व्यवहार में पूर्णता हो जाना, इसका स्थूल रूप फिर उत्पादन एवं व्यवहार, है ना? तो शिक्षा में एक उत्पादन का भी भाग है और एक व्यवहार वाला भी एक पक्ष है, इसको फिर स्थूल रूप कह रहे हैं। दूसरे भाषा में इसको हम आगे देखेंगे जब हम समरी करेंगे। सत्य और सत्यता की ही अनुभूति होती है, ये क्लियर हो गया, है ना? तो अनुभव किसका होता है? सत्यता और सत्यता का। विचार पूर्णता में कुशलता, निपुणता, पांडित्य आ जाता है और उसका जो स्थूल भाग है, वो उत्पादन एवं व्यवहार के रूप में दिखता है। तो जीवन की जो कारण क्रिया एवं सूक्ष्म क्रिया है, ये इस रूप में दिखता है। जो स्थूल भाग है, वो उत्पादन एवं व्यवहार के रूप में दिखता है। तो ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। अगला लाइन, उदय सहित उपलब्धियां होती है ना? क्या उदय होता है? उदय का मतलब किसी चीज का, जैसे सूर्योदय कहते हैं ना, व्हेन समथिंग अराइजेस, है ना, द राइजिंग ऑफ समथिंग। अनुभव से अधिक उदय होना प्रसिद्ध है ना? इज वेल नोन। अनुभव से अधिक उदय होना प्रसिद्ध है। इस वाक्य का मतलब क्या हुआ? ठीक, हम जितने भी अनुभव किए रहते हैं, अनुभव किए रहते हैं का मतलब है ये विचार, व्यवहार, व्यवसाय, अनुभव के क्रम में जो हम अनुभव करते हैं, है ना? आत्मा में अनुभव में जितना भी कुछ होता नहीं है ना? अनुभव होता है या नहीं होता है, परंतु जितना भी हम अनुभव करते हैं, है ना? उससे अधिक का कुछ उदय होता ही है, ठीक है? जैसे हम व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो उस व्यवहार में कुछ अनुभव होता है। एक छोटे बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, तो उसमें हमको स्नेह का अनुभव होता है या ममता का अनुभव होता है। तो उस ममता के अनुभव से अधिक फिर कुछ हमारा अनुमान होता ही है ना? यही आगे लाइन में आ रहा है, प्रत्येक उदय अनुमान क्रिया के लिए विशालता है। ये ऐसा जो प्रत्येक क्रिया है, उदय है ना? ये अपने आप जो जीवन में उदय होता है, ये अनुमान क्रिया के लिए विशालता है। यही उदय जो अनुमान पूर्वक सन्निहित होता है, इसके पूर्व में वह आगम क्रिया थी ही, है ना? तो 3 क्रियाओं के बारे में परंपरा में भी बात है। ये एक्चुअली प्रमाण के अर्थ में परंपरा, परंपरा मतलब इससे भिन्न दर्शन, भारतीय दर्शनों में प्रयोग हुआ है। प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम, है ना? आगम को कहते हैं जब किसी चीज़ का वो होता है, माने कोई चीज़ बनना, इसको आगम कह रहे हैं, है ना? दर्शन के अध्ययन से हमको समझ में आता है कि बनता कुछ नहीं है। प्रकृति पैदा नहीं होती है, प्रकृति पहले से रहते हैं। प्रकृति के रूप और गुणों में प्रकटन होता है, भिन्नता होती है ना? में गति होती है और उसका भिन्न-भिन्न परिणाम होते रहता है। इसी को फिर हम गति कहेंगे, ठीक है? तो अपने अध्ययन के लिए आगम क्रिया किसको हम कहेंगे? जो वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य है, ये फिर आगम क्रिया के रूप में हम पहचान सकते हैं, है ना? इनके बारे में जो उदय होता है, वही अनुमान है, और जो सामने जो प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होता है, वही फिर प्रत्यक्ष रूप में क्रिया है। जैसे मैंने आपके साथ व्यवहार किया, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष होने से आपके साथ व्यवहार का स्वरूप क्या है, इसके बारे में कुछ अनुमान होता है ना? और
ये अनुमान सहित फिर आगम के बारे में हम समझ को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष अनुमान आगम के बारे में यहाँ पर व्यवहार के अर्थ में उन्होंने उसको दिया है, उदय होने के क्रम है। फिर लिखते हैं यह क्रम जीवन जागृति पर्यंत होता है ना? उसके मतलब उदय अनुमान क्रिया के पूर्व अथवा अप्राप्ति एवं ज्ञान रहता ही है। मतलब अनुमान होने के पहले भी अज्ञान रहता है और वो आगम क्रिया के रूप में मतलब स्थिति सत्य को समझने तक अज्ञान एवं अप्राप्ति बना ही रहता है। तो इस पैराग्राफ को यदि देखेंगे, यदि हम इसका भाषा के अर्थों में यदि जाएँगे, तो हम ये पाते हैं कि पहले से ही जो हमको स्पष्ट है उसी को दूसरे शब्दों में कहा है। कई जगह हमको दर्शन में ये दिखता है अम, और इसलिए भी क्योंकि जो भी दर्शनकार दर्शन का रचना करते हैं, वो उस समय के लिए और तब तक जो भी अन्य दर्शनों में लिखा है, मानव परंपरा में वहाँ तब तक जो भी घटित हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। तो तब तक का जितना भी शब्दकोश है और उसमें जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसको सार्थकता देने के क्रम में फिर इस प्रकार के वाक्यों का रचना बनता है ना? तो ये प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ठीक है। तो अगले लाइन में जाते हैं, जीवन संबंधी भ्रम व रहस्य एवं उत्पादन संबंधी अप्राप्तियां मूलतः अज्ञान का ही द्योतक है। ठीक। तो उत्पादन में जो अप्राप्तियां होती हैं, जैसे हमने टमाटर लगाया और वो उगा नहीं, तो ये क्यों उगा? ये भी एक अप्राप्ति है और ये अज्ञानवश ही होता है ना? या तो टमाटर कैसे उगता है इसका ज्ञान नहीं है, या इस भूमि में कैसे उगता है इसका ज्ञान नहीं है, या समय का ज्ञान नहीं है, या पानी का ज्ञान नहीं है, या वहाँ के अन्य वन वनस्पतियों का इस टमाटर के पौधे पर जो प्रभाव पड़ता है उसका ज्ञान नहीं है, वहाँ जो कीड़े होते हैं उसका ज्ञान नहीं है ना? इतने प्रकार के अज्ञान हो सकते हैं, तो ये उत्पादन में फिर अप्राप्ति होती है ना? और जीवन संबंधी भ्रम व रहस्य होता है ना? चेतना को ही लेकर हम जो भ्रमित रहते हैं, ये भी अज्ञान का ही द्योतक है, ठीक है? चैतन्य प्रकृति का अध्ययन जीवन को स्पष्ट करता है, ये लाइन क्लियर है। जड़ प्रकृति का अध्ययन आकांक्षा द्वय संबंधी वस्तु एवं सामग्रियों को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रदान करता है। ठीक है? तो ये आकांक्षा द्वय जो है सामान्य आकांक्षा तथा महत्वाकांक्षा, आहार, आहास, अलंकार तथा दूरश्रवण, दूरगमन और दूरदर्शन। यही भौतिकीय अध्ययन की उपलब्धि एवं मूल्य त्रयानुभूति चैतन्य प्रकृति के अध्ययन की गरिमा है। ठीक? तो ये जो शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, है ना? या स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जो मूल्य त्रय के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीवन मूल्य, स्थापित मूल्य और मानव मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? कई बार इसको एक सेट बना के केवल स्थापित मूल्य भी कहा है, क्योंकि हम ये भी पढ़ते हैं, आप पढ़े ही होंगे इसके पहले कि स्थापित मूल्यों का अनुभव होता है और शिष्ट मूल्यों का अभिव्यक्ति होता है, ठीक है? तो मूल्य त्रयानुभूति चैतन्य प्रकृति के अध्ययन की गरिमा है। दूसरे भाषा में इन मूल्यों का अध्ययन ही चैतन्य प्रकृति का अध्ययन है। यह जीवन के अध्ययन के क्रम में हमको इन मूल्यों का अध्ययन हम करते ही हैं और फिर हमको और एक भी भाषा मिलता है, केवल बता दूँगा आपको, उसके हम डिस्कशन में नहीं जा पाएँगे अभी, कि मूल्यों का फिर अध्ययन नहीं है ना? संबंधों का अध्ययन है और मूल्य जो है व्यक्त होते हैं। तो मूल्य शब्द अपने में समझने के लिए एक वस्तु है। यहाँ के लिए इतना कहना पर्याप्त है कि गुण, स्वभाव और धर्म तीनों को ही मूल्य कहा है। तो जो मूल्यों की अनुभूति के बारे में बात कर रहे हैं, तो करते हैं, तो उसमें धर्म भी आ गया, स्वभाव भी आ गया और गुण भी आ गया, है ना? और गुणों में स्थापित तथा शिष्ट मूल्य दोनों ही गण्य हैं, ठीक है? तो मूल्यों की अनुभूति के बारे में जब बात करते हैं, तो हम स्थापित मूल्य, मानव मूल्य और जीवन मूल्य, तीनों मूल्य उसमें आ गए। यही क्रम से गुण, स्वभाव और धर्म के रूप में व्याख्यायित है, ठीक है? तो ये भौतिकी अध्ययन और चैतन्य प्रकृति के अध्ययन के बारे में बात हो गई। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता ही व्यवहार में चरितार्थ होता है ना? तो क्योंकि ये मानव मूल्य, स्थापित मूल्य है, ये भी काफ़ी सरल है, ठीक? मूल्यानुभूति चैतन्य प्रकृति का विधिवत अध्ययन है। तो मूल्यानुभूति होने से चैतन्य प्रकृति का अध्ययन होता है ना? चैतन्य प्रकृति मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा का संयुक्त रूप है, यह स्पष्ट है, इसी का विश्लेषण हुआ है। प्रत्येक उदय प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभूति के लिए उत्प्रेरणा है ना? तो ये जो प्रत्येक उदय होता है, ये या तो उत्पादन के लिए होता है, जैसे हमारे में ये एक अनुमान बनता है कि हम अगले बार टमाटर को ऐसे उगा सकते हैं, है ना? व्यवहार में मैं ऐसे रह सकता हूँ, या अनुभव के लिए अनुमान जो है हमारा पुष्ट होता है ना? तो ये प्रत्येक उदय इस रूप से हमको समझ में आता है। इसमें भी यदि हम देखेंगे, अवधारणा जो एक शब्द आता है, आप पढ़े हैं इसके पहले,
तो अवधारणा को कहा है अनुमान की पराकाष्ठा एवं अनुभव के लिए उन्मुखता, है ना? तो अनुभव क्या है, इसका भी अनुमान हमारा बढ़ते जाता है ना? भास, आभास, प्रतीति तथा बोध के या अवधारणा के रूप में। तो इस प्रकार से अनुभव के लिए अनुमान हम देख सकते हैं। नीड सम वाटर। चैतन्य प्रकृति का परावर्तन ही व्यवहार एवं उत्पादन, उसका प्रत्यावर्तन ही अनुभूति है। ये पहले हम कहे थे कि प्रत्यावर्तन क्रिया को अनुभूति कह रहे हैं। 1 मिनट, ये वाला कैसा जाएगा? तो नीचे करता हूँ। हाँ, चैतन्य प्रकृति का परावर्तन, व्यवहार एवं उत्पादन। एक पानी पी लेता हूँ। वैसे 5 मिनट बचे हमारे पास। ठीक। तो प्रत्यावर्तन को अनुभूति कह रहे हैं, है ना? और व्यवहार और उत्पादन को परावर्तन कह रहे हैं, या अनुभूति जो है प्रत्यावर्तन है और व्यवहार और उत्पादन जो है ये परावर्तन है। ठीक है? ये अनुभव, विचार, व्यवहार, जो 4 आयाम के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसमें अनुभव जो है ये प्रत्यावर्तन क्रिया है, और ये वो व्यवहार और व्यवसाय जो है ये परावर्तन क्रिया है। कई जगह व्यवसाय को उत्पादन लिखा है, क्योंकि आज के दिन ये व्यापार करने को व्यवसाय के रूप में लिया गया है, इसीलिए व्यवसाय और उत्पादन दोनों को इंटरचेंजेबली, है ना, पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया है। व्यवहार का एक भाग उत्पादन है, उसके अलावा विनिमय, है ना, और सेवा और बहुत सारी चीज़ें मिलकर फिर हम उसको व्यवसाय आयाम कहते हैं। मुझे लगता है समय हो ही गया। 1 मिनट कमेंट देख लूँ, और शायद आज इस वाले इसके लिए हम यही, ठीक है। तो इसको मुझे लगता है और 4 मिनट करके बंद कर देंगे, क्योंकि हम 10 से 4 मिनट लेट शुरू किए थे। ठीक है? बंद ही कर दें। मुझे लगता है बंद कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो हम दोपहर को मिलेंगे आज, 3:30 बजे, है ना? मैं इसमें मैसेज कर रहा हूँ, वी विल स्टार्ट अगेन एट 3:30 टुडे। राकेश भाई की इससे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है? तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। 1 मिनट। कमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि ये बाद में मैं क्वेश्चंस पाऊँ। ठीक है, हरिहर, हम लोग दोपहर को मिलेंगे 3:30 बजे। धन्यवाद, नमस्ते।